जी, अस्सलाम वालेकुम। कैफ 6 आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। आज हमारा पहला लेक्चर है कैफ 6 का। कैफ 6 सब्जेक्ट है एमएफए मैनेजरियल एंड फाइनेंशियल एनालिसिस का। ठीक है। अच्छा, इससे पहले क्लास स्टार्ट होने से पहले आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। वैसे तो आपको पता ही होगा, लेकिन फिर भी एहतियातन बताना मेरा फ़र्ज़ है कि आई कैप की जो इस वक्त पॉलिसी एप्लीकेबल है उसके मुताबिक कैफ 6 का एग्ज़ाम देने के लिए कैफ 3 कॉस्ट एंड मैनेजमेंट काउंटिंग सीएमए पास होना ज़रूरी है। तो इसलिए क्लास में ऐसे स्टूडेंट या ऑनलाइन ऐसे स्टूडेंट्स तो होने चाहिए जिनका सीएमए पास हो चुका है, या ऐसे स्टूडेंट होने चाहिए जिन्होंने सीएमए का पेपर दिया हुआ है। ऐसा कोई एक स्टूडेंट भी नहीं होना चाहिए जिसने सीएमए का पेपर ना तो पास किया है और ना ही इस अटेम्प्ट में दिया है। हाँ, आई कैप की कुछ एक्सेप्शंस होती हैं, तो शायद उसमें अगर वो किसी एक्सेप्शन में फॉल करता है, जैसे वो लास्ट ईयर है या इस तरह की आई कैप बाज़ का समटाइम कोई एक्सेप्शन रिलैक्सेशन देता है, वो एक अलग बात है। लेकिन कैफ 6 का पेपर देने के लिए कैफ 3 पास होना जरूरी, ये ज़हन में रखिएगा। ठीक है, तो जो स्टूडेंट्स कैफ 3 का पेपर दे चुके हैं, उम्मीद है कि पास कर लेंगे। हाँ जी, वो बिल्कुल कंटिन्यू करें। अच्छा, आज की क्लास हमारी ओरिएंटेशन की क्लास है। इसमें हम इस सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे। कुछ थोड़ा सा एक आधा मिनट इंस्ट्रक्टर की ओरिएंटेशन पे होगा, और बाकी हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे कि ये सब्जेक्ट की नेचर क्या है और हम इस सब्जेक्ट को कैसे लेके चलेंगे, हमारी प्लानिंग क्या होगी। ठीक है, तो सबसे पहले इंस्ट्रक्टर इंट्रोडक्शन। मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है और तकरीबन 15 साल से मैं टीचिंग प्रोफेशन में हूँ। क्वालिफ़िकेशन है फेलो मेंबर एफसीए। ये तो मेरा ख्याल है इंस्ट्रक्टर का इंट्रोडक्शन इतना काफ़ी है। अब चलते हैं सब्जेक्ट के इंट्रोडक्शन की तरफ। इस सब्जेक्ट की नेचर को समझिएगा, क्योंकि किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले ज़रूरी होता है कि हम उस सब्जेक्ट की नेचर को समझें। ये सब्जेक्ट है मैनेजेरियल एंड फाइनेंशियल एनालिसिस। इसका मतलब है सब्जेक्ट के टाइटल से ही आपको ये बात अंदाज़ा हो गया होगा कि इस एक सब्जेक्ट के दो हिस्से हैं, एक मैनेजेरियल और एक फाइनेंशियल। अगर हम स्टूडेंट लैंग्वेज में बात करें तो मैनेजेरियल होगा थियरी वाला हिस्सा और फाइनेंशियल होगा न्यूमेरिकल वाला। ठीक है, तो इसमें हम, इसका मतलब है कुछ पोर्शन तकरीबन 50% के करीब हमारा जो सिलेबस है वो मैनेजेरियल पोर्शन के ऊपर है और 50% के करीब सिलेबस हमारा फाइनेंशियल में से है। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, आई कैप फाइनेंशियल वाले पोर्शन में से भी समटाइम्स कुछ थ्योरी का क्वेश्चन सेट कर लेता है। जब हम डिफरेंट टॉपिक्स पढ़ रहे होंगे ना फाइनेंस के, उसमें पास्ट पेपर की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जिनमें वो आपसे कुछ कमेंट्स करने को कहेगा, कुछ सजेशंस देने को कहेगा। तो फाइनेंशियल वाले पोर्शन में भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो सकता है। और इसी तरह चंद एक केस स्टडीज़ हैं जिनमें आपको मैनेजेरियल के पोर्शन में भी कुछ कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी, कुछ परसेंटेजेस कैलकुलेट करनी होती है, कंपैरिजन करना होता है कि ये परसेंटेज छोटी है कि ये परसेंटेज छोटी है, ये कंपैरिजन करना होता है। उसके लिए कुछ बेसिक स्किल्स फाइनेंस की या मैथ की आपकी मैनेजेरियल वाले पोर्शन में भी टेस्ट होंगी, फाइनेंस में एक्सटेंसिव टेस्टिंग होगी, और इसी तरह जो आपके थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स हैं मैनेजेरियल में उसकी एक्सटेंसिव टेस्टिंग है, लेकिन फाइनेंस के टॉपिक्स में भी उसकी कुछ टेस्टिंग हो सकती है। बहरहाल ओवरऑल अगर आप पेपर का एनालिसिस करेंगे, हमारे पेपर के दो हिस्से होते हैं, फाइनेंस का, मैनेजेरियल का। तकरीबन वेटेज दोनों की होती है 50%, 50-50%। ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव सुनिएगा, सब्जेक्ट का नाम क्या है? मैनेजेरियल एंड फाइनेंशियल एनालिसिस। ऑब्जेक्टिव क्या है? टू एनेबल यू टू कंसीडर फाइनेंशियल एज वेल एज नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स इन बिजनेस डिसीजन मेकिंग। यानी हम अपनी जिंदगी में बहुत से डिसीजंस करते हैं, पर्सनल लाइफ में भी डिसीजन करते हैं, जाहिर है प्रोफेशनल लाइफ में भी बहुत से डिसीजन करेंगे।
ये सब्जेक्ट आपको सिखाता है कि आपने जब कभी भी डिसीजन मेकिंग करनी है, चाहे पर्सनल लाइफ में, पर्सनल लाइफ के डिसीजन को तो डिस्कस नहीं करेगा ये, बिजनेस डिसीजन को डिस्कस करेगा। तो प्रोफेशनल लाइफ में जो आपने डिसीजन करने हैं उनमें फाइनेंशियल फैक्टर्स को भी कंसीडर करना है और नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स को भी कंसीडर करना है। और आप चाहे इसको एक्टिवली आप रिकॉग्नाइज करें या ना करें, लेकिन आप नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स को भी डिफरेंट डिसीजन में कंसीडर करते हैं। इस सब्जेक्ट में सिर्फ आपको वो सिखाएगा एक कुछ थ्योरीज के जरिए उनको फॉर्मली कैसे आपने कंसीडर करना है वो सिखाएगा। यानी इस सब्जेक्ट का मकसद क्या है, आपको डिसीजन मेकिंग सिखाना और उस डिसीजन मेकिंग करते हुए फाइनेंशियल फैक्टर्स को भी कंसीडर करना है, नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स को भी कंसीडर करना है। होगी सारी डिसीजन मेकिंग, आप देखेंगे चाहे फाइनेंशियल है या नॉन फाइनेंशियल के क्वेश्चंस होंगे, अक्सर क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट में वो आपसे कुछ ना कुछ सजेशंस मांगेगा, कुछ ना कुछ डिसीजंस मांगेगा कि बताइए इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, फैसला कीजिए। तो फाइनेंशियल फैक्टर्स को भी कंसीडर करना है और नॉन फाइनेंशियल को। मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन करता हूं, फर्ज कीजिए आपको ऑफर हुई किसी जगह जॉब की, करंटली आप एक जगह पे जॉब कर रहे हैं 1 लाख पर मंथ में, एक दूसरी जगह से जॉब की ऑफर हुई 1,50,000 की, क्या आप एक्सेप्ट कर लेंगे? क्यों एक्सेप्ट नहीं करेंगे? हाँ, आप सिर्फ अगर तो आप फौरी तौर पे यस कर देते हैं, इसका मतलब है आपने सिर्फ फाइनेंशियल फैक्टर्स को कंसीडर किया। हालांकि इसमें नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स भी कंसीडर किए जाते हैं। जैसे एक बड़ा फैक्टर होता है उस जगह पे जो बॉस है आपका, उसकी तबीयत किस तरह की है, ठीक है, काम से अमूमी तौर पे प्रॉब्लम नहीं होती वर्कर्स को, बॉस की एटीट्यूड से प्रॉब्लम होती है। आप देखेंगे वहाँ पे वर्किंग आवर्स कैसे हैं, एनवायरनमेंट कैसा है काम करने का, आपकी कैरियर ग्रोथ उसमें होगी कि नहीं होगी, ठीक है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कैरियर ग्रोथ ना हो तो इनिशियली आपको लग रहा है जॉब बड़ी इंसेंटिव वाली है, लेकिन बाद में आपको लगता है कि नहीं ये तो अच्छी जॉब नहीं थी, ठीक है। तो आपने सैलरी के साथ कैरियर ग्रोथ को भी देखते हैं। तो फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स दोनों को कंसीडर करना चाहिए। जैसे सम टाइम फॉरेन कंट्री से जॉब्स की ऑफर होती है, तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि हालांकि पाकिस्तान की निस्बत ज़्यादा सैलरी मिल रही होती है, लेकिन वो कहते हैं सर हम अपनी फैमिली से दूर नहीं जा सकते, ठीक है। कुछ की प्रेफरेंस होती है, कुछ की प्रेफरेंस नहीं होती, कुछ डिसीजन कर भी लेते हैं, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। तो क्या आप समझते हैं कि हमें अगर फॉरेन कंट्री में मूव करना है, तो वहाँ से कोई जॉब ऑफर आई है, तो उसका डिसीजन करते हुए सिर्फ फाइनेंशियल फैक्टर को कंसीडर करना चाहिए कि नॉन फाइनेंशियल को भी? नॉन फाइनेंशियल को भी। चलिए ये तो एक पर्सनल लेवल की एग्जांपल होगी, कुछ थोड़ा बिजनेस की एग्जांपल भी डिस्कस करते हैं। वो कहता है फेलियर ऑफ मैकडोनल्ड्स इन इंडिया। मैकडोनल्ड्स के कुछ डिफरेंट प्रोडक्ट्स है, रीजन वाइज प्रोडक्ट्स वो लॉन्च करते हैं, तो उनका जो बर्गर है, ठीक है, जो मैक बर्गर, वो हाँ वो पूरी दुनिया में उनका बर्गर जो है वो हॉट सेलर है, लेकिन जैसे ही वो उन्होंने इंडिया में लॉन्च किया जो बीफ बर्गर था, वो टोटली फ्लॉप हुआ। ना सिर्फ फ्लॉप हुआ बल्कि लोगों ने उसके खिलाफ एहतजाज करना भी शुरू कर दिया। गैस कर सकते हैं क्यों? हाँ, क्योंकि वो इंडिया में उनके लिए जो गौ माता है वो मुकद्दस है उनके लिए, ठीक है। तो मुझे बताइए, अब इसका मतलब ये हुआ कि जो उस वक्त का सीएफओ था उसने फाइनेंशियल बेसिस पे तो इसको डिसीजन किया, उसने कैलकुलेशन में कंसीडर किया होगा भाई हमारा बर्गर बनेगा कितने का, यहाँ पे सेल कितने का होगा, हमने जो फ्रेंचाइज वगैरह यहाँ फॉर एग्जांपल जो हमने आउटलेट्स रेंट पे लेनी है उनका रेंट क्या होगा, सारी उसने बजटिंग कैलकुलेशन की होगी, लेकिन वो एक नॉन फाइनेंशियल फैक्टर कंसीडर करना भूल गया, ठीक है, जिसकी वजह से कंपनी को सिग्निफिकेंट लॉस हुआ। तो क्या आप समझते हैं कि बिजनेस डिसीजन करते हुए फाइनेंशियल के साथ नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स को भी कंसीडर करना चाहिए? क्या आप समझते हैं कि आई कैप को इस सब्जेक्ट में फाइनेंशियल के साथ मैनेजेरियल फैक्टर्स जो कंसीडर करने हैं वो भी आपको सिखाने चाहिए? बिल्कुल सिखाने चाहिए। एक और एग्जांपल लेते हैं, और एग्जांपल यूएसए और यूरोपियन यूनियन ऑन जीएम फूड। जीएम फूड्स कहते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड्स, यानी ऐसे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जिनके डीएनए को चेंज कर दिया जाता है, ताकि जो नेचुरल डीएनए होता है उसको चेंज कर दिया जाए ताकि उनमें बीमारियों के खिलाफ लड़ने की कुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ सके, ताकि उनकी प्रोडक्शन बढ़ाई जा सके। लेकिन चूंकि वो कुदरती नहीं रहता तो कुछ लोग उसको पसंद करते हैं, कुछ लोग उसको पसंद नहीं करते। जैसे रिसेंटली यूएसए में एक प्रोडक्ट है लैब ग्रोन मीट, उसमें क्या करते हैं वो बेसिकली जो चिकन के
ओरिजिनल चिकन जो लाइव चिकन होता है, जो मुर्गी वगैरह है, उसके सेल लेते हैं, उन सेल को वो लैब में ग्रो करते हैं मीट की शक्ल में। जैसे आपने सुना होगा बाज़ का, एक मुर्गी है ना, मुर्गी अंडों पे बैठती है, उससे भी चूजे निकलते हैं, लेकिन आप लैब में भी उन अंडों को रख के उनसे चूजे, उसी तरीके से उन्होंने अंडे की नहीं, लैब ग्रोन मीट की प्रैक्टिस स्टार्ट की है। और वो मीट बज़ाहिर बिल्कुल ओरिजिनल जेन्युइन मीट की तरह होता है, उसका टेस्ट भी वैसा होता है। फ़र्क सिर्फ यह है कि वो लैब में ग्रो हुआ। अब मैं आपसे पूछता हूँ, आप में से कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि ओरिजिनल मीट को प्रेफर करेंगे, ओरिजिनल या जेन्युइन जो मीट, और कितने लैब ग्रोन मीट को प्रेफर करेंगे? अब देखें, ये अपनी अपनी प्रेफरेंस है, बिल्कुल ठीक है, उनका प्रेफर करें बिल्कुल, लेकिन ये अपनी अपनी प्रेफर है। इसी तरह कुछ कंट्रीज में जेनेटिकली मॉडिफाइड प्रोडक्ट्स अलाउड हैं, कुछ कंट्रीज में अलाउड नहीं है। यूएसए में अलाउड है, यूएसए में लैब ग्रोन मीट सेल भी हो रहा है, कंज्यूमर कंज्यूम भी कर रहे हैं। और यूरोप में, यूरोपियन कंट्रीज में ये बैन है। अब हुआ क्या, एक ट्रेडर था, उसने कहा, भाई यूएसए का ट्रेडर था, उसने कहा यूएसए में तो जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड्स जो है ना, ये बेतहाशा बिकता है, लोगों को पता चलता है इसमें हमने कोई साइंसी केमिकल मिलाया है जिससे वाइटामिन्स ज़्यादा हो गए, इसमें कैल्शियम ज़्यादा हो गया, वगैरह वगैरह। वो इस तरीके से एडवर्टीजमेंट करते हैं। तो यूएसए में तो खूब ये चलता है, ऐसा करते हैं, अब इसको यूरोप की मार्केट में भी एक्सपोर्ट करते हैं। उसने अच्छे खासा अपना बैच प्रोड्यूस करके शिपमेंट के ज़रिए से यूरोप भिजवा दिया। यूरोपियन कंट्रीज़ ने वो अपने साहिल पे भी उतरने नहीं दिया। उन्होंने कहा यहाँ पे लीगली बैंड है, आप यहाँ पे सेल कर ही नहीं, एक यूनिट सेल नहीं कर सकते, वो सारे का सारा वापस ले जाएं। और जाहिर है वो पेरिशेबल जो गुड्स होती हैं, आपको पता है उसकी एक सर्टेन एक्सपायरी डेट होती है, वो सारा ट्रेडर को नुकसान हो गया। आपके ख्याल में इस नुकसान की रीज़न क्या थी? क्या इसने अपनी कॉस्ट, सेल प्राइस, फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन वगैरह ये सारी कैलकुलेशन नहीं की होगी? बिल्कुल की होगी। वो किस चीज़ को भूल गया? नॉन फाइनेंशियल फैक्टर, यहाँ पे लीगल फैक्टर्स को कंसीडर करना भूल गया। तो आप एग्री करते हैं कि हमें बिजनेस डिसीजन करते हुए जिस जगह पे बिजनेस कर रहे हैं वहाँ पे फाइनेंशियल के साथ साथ नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स को भी कंसीडर करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। ठीक है, जिस तरह ये जो अमूमी तौर फर्ज कीजिए ऑनलाइन गेम्स हैं, आप क्या ऐसी कंट्री में ऑनलाइन गेम्स की एडवर्टीजमेंट करेंगे जहाँ पे अभी तक 4G ही नहीं पहुंचा? अगर आपने कहा दे हमारी कंट्री में, फर्ज कीजिए डेवलप कंट्री में रहता है, हमारी कंट्री में तो ऑनलाइन गेम्स का बड़ा ट्रेंड है टीनेजर्स में, तो ऐसा करते हैं हम, इसे फॉर एग्जांपल है, मिसाल के दे रहा हूँ सिर्फ समझाने के लिए, अफगानिस्तान में भी प्रमोट करते हैं। तो क्या वहाँ पे फर्ज कीजिए कि अभी 3G चल रहा है, 2G चल रहा है, 3G 4G नहीं चल रहा। ऑनलाइन गेमिंग में आपको पता है इंटरनेट की स्पीड आपको हाई चाहिए होती है। तो क्या वहाँ पे ये सक्सेसफुल होंगी प्रोडक्ट्स? नहीं होंगी। आपने चाहे अपनी एडवर्टीजमेंट की वहाँ पे जो आपके कस्टमर हो सकते हैं उनकी कैलकुलेशन सारी कर ली हो, लेकिन आप टेक्नोलॉजिकल फैक्टर कंसीडर करना भूल गए। जब आप सोशल फैक्टर मैकडोनल्ड की तरह, जब आप लीगल फैक्टर जेनेटिकली मॉडिफाइड प्रोडक्ट्स की तरह, जब आप टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स ये ऑनलाइन गेमिंग की तरह कंसीडर करना भूल जाते हैं, तो फिर आप चाहे फाइनेंशियली आपके प्रोडक्ट प्रॉफिटेबल क्यों ना हो, वो आपके लिए एक संक कॉस्ट बन जाती है, लॉस का बायस बनती है। यही इस सब्जेक्ट में आपको सिखा रहा है वो। इसी तरह पाकिस्तान में और एग्जांपल नेशनलाइजेशन किया है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की जो गवर्नमेंट थी 1970s में, आपको पता होगा उन्होंने जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज थी उनको नेशनलाइज कर लिया था, यानी अपने कंट्रोल में ले लिया था। अब जो बिजनेसमैन होता है ना, वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को पसंद करता है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी समझते हैं क्या है? फ्री मार्केट, जिसमें वो अपनी मर्जी से कोई रोक टोक करने वाला ना हो। ये जो कमांड इकोनॉमी कहलाती है, प्लान इकोनॉमी कहलाती है, तो एक्सट्रीम एग्जांपल है। बिजनेसमैन कहता है भाई इसमें हमने अपनी मेहनत से साल साल करके एक फैक्ट्री खड़ी की है, अब हमारा प्रॉफिट कमाने का काम है, तो गवर्नमेंट कह रही है प्रॉफिट ना कमाओ, अगर प्रॉफिट कमाया, प्राइस हाई की, तो हम आपकी फैक्ट्री को अपने कब्जे में ले लेंगे, तो फायदा क्या हुआ हमें पहले बताते हैं। अब वो एक डिसीजन जो आज से 50 साल पहले हुआ है, मुझे बताइए आज भी जब कोई बिजनेसमैन इंटरनेशनल पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने का सोचेगा, उसके जहन में वो एग्जांपल होगी कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ये काम भी कर सकती है। तो आपके ख्याल में इंटरनेशनल जो, चाहे यहाँ पे डिमांड है, लेकिन क्या इंटरनेशनल इन्वेस्टर यहाँ पे आएगा? तो नहीं आएगा। वो कहेगा भाई इसके साथ ही हम, इंडिया है, इंडिया में चले जाते हैं, यहाँ फॉर एग्जाम्पल चाइना है, चाइना में जाके हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं। तो ये ऐसे फैक्टर्स हैं, ये पॉलिटिकल फैक्टर की एग्जाम्पल है। तो मैंने आपको फाइनेंशियल फैक्टर्स तो आप सीख चुके हैं, अकाउंटिंग में आप सीखते हैं, कॉस्ट में आप सीखते हैं, यहाँ पे भी सीखेंगे।
लेकिन याद रखिए हमेशा फाइनेंशियल फैक्टर्स के साथ साथ हमने बिजनेस करते हुए नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स को भी कंसीडर करना है। नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स क्या होते हैं? नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स हैं सोशल फैक्टर्स या रिलीजियस फैक्टर्स। सोशल फैक्टर्स, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स, लीगल फैक्टर्स, पॉलिटिकल फैक्टर्स, ये हैं नॉन फाइनेंशियल। ठीक है, जिसे एक थ्योरी है पेस्टल एनालिसिस, उसमें हम स्टडी करेंगे। फिर से बताइए, देखिए बार बार पूछ रहा हूं, इसका मतलब है कंसेप्ट अहम है। क्या बिजनेस डिसीजन करते हुए सिर्फ फाइनेंशियल फैक्टर को कंसीडर करना है या नॉन फाइनेंशियल को भी? नॉन फाइनेंशियल को भी। यही फर्क है सीएफओ और सीईओ में। सीएफओ बिजनेस डिसीजन करते हुए, कैलकुलेशन करते हुए सिर्फ फाइनेंशियल फैक्टर्स को कंसीडर करता है, जबकि सीईओ फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स दोनों को कंसीडर करता है। वो एक क्लासिक एग्जांपल है कि किसी जगह पे सीएफओ सीईओ बैठे हुए थे, सीईओ ने कहा चलो भाई बजट अप्रूव करो, इस दफा हम अपनी एम्प्लॉइज की ट्रेनिंग करेंगे, हैवी बजट अप्रूव करो। सीएफओ ने कहा सर अगर हमने हाई ट्रेनिंग करवा दी एम्प्लॉइज की और वो हमें छोड़ के चले गए तो? ये सीएफओ की सोच है, वो खर्चे पे सोचता है ना कि इतना खर्चा किया। देखिए उसका कंसर्न भी उसकी पोजीशन के लिहाज से जेन्युइन है। भाई हाई कॉस्ट पे ट्रेनिंग करवाई एम्प्लॉइज की और एम्प्लॉय छोड़ के चले गए तो? सीईओ ने कहा ये ना सोचो, बल्कि ये सोचो अगर हमने उनकी ट्रेनिंग नहीं की और वो हमारे साथ रहते हैं तो फिर वो गलतियां करेंगे, प्रोडक्शन में फॉल्ट आएगा, बिजनेस में नेगेटिव इंपैक्ट आएगा। ये है फर्क सीएफओ और सीईओ की सोच में। तो जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि आपने सिलेबस में नहीं लिखा, लेकिन मेरा ख्याल ये है इस सब्जेक्ट के जरिए वो आपको सीईओ की पोजीशन के लिए तैयार करना चाह रहा है कि आप सीएफओ बन के ना सोचें, बल्कि किसी कंपनी का सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बन के सोचें, जिसने कंप्लीट पर्सपेक्टिव का एनालिसिस करके डिसीजंस करने हैं। कौन सी प्रोडक्ट लॉन्च करनी है, कब करनी है, कब एडवर्टीजमेंट करनी है, किस जगह पे इन्वेस्टमेंट करनी है, वगैरह वगैरह। ठीक है जी। तो इस सारे सब्जेक्ट इंट्रोडक्शन से एक चीज ध्यान में रखिएगा, इसमें आप फाइनेंशियल फैक्टर्स भी सीखेंगे डिसीजन के, और जो डिसीजन को नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं वो भी सीखेंगे। इसीलिए सब्जेक्ट के दो हिस्से हैं, एक पार्ट ए, एक पार्ट बी। ठीक है, जो एक पार्ट है टोटल आपके तकरीबन मेरे ख्याल है 16 चैप्टर्स है गालबन, या 15 है, 16 चैप्टर। इसमें चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 9 तक जो चैप्टर्स हैं आपके वो मैनेजेरियल पोर्शन के हैं, और जो चैप्टर 10 से ऑनवर्ड 16, चैप्टर 10 टू 16 7 चैप्टर्स हैं, ये चैप्टर्स आपके फाइनेंशियल पोर्शन के हैं। लेकिन ये ना समझेगा एक तरफ 9 चैप्टर वो भी 50 नंबर के, एक तरफ 7 चैप्टर वो भी 50 नंबर के, ये तो बैलेंस नहीं है। ये बैलेंस नहीं है इसलिए कि जो 7 चैप्टर्स है ना फाइनेंस वाले 9 से 16, इनमें प्रैक्टिस आपको ज्यादा करनी पड़ती है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, चैप्टर्स कम है, सफे देखेंगे, कंसेप्ट्स देखेंगे, इसमें कंसेप्ट्स ज्यादा है, कैलकुलेशन ज्यादा है। लेकिन गुड थिंग आपके लिए ये है कि बहुत से कंसेप्ट्स आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कॉस्ट की वजह से एक फायदा हुआ, एक नुकसान हुआ। हम एमएफए के टीचर्स को कॉस्ट की रिक्वायरमेंट आने की वजह से एक फायदा हुआ, एक नुकसान हुआ। नुकसान क्या हुआ भला? स्टूडेंट्स कम है। भाई वो जहां पे रिस्ट्रिक्शन लगा देना, असूल याद रखिएगा, जिस बिजनेस में जितनी ज्यादा लीगल रिक्वायरमेंट्स ऐड कर देंगे ना, बिजनेस करना उतना ही मुश्किल हो जाता है। ये पूरी दुनिया में असूल है। तो जितनी ज्यादा रिस्ट्रिक्शन लगा देंगे स्टार्ट में ऊपर, उतने ही ज्यादा कम स्टूडेंट आएगा। जाहिर है वो पेपर देगा, पेपर नहीं देगा तो वो आ नहीं सकता एमएफए, पेपर देगा तो फिर आएगा। ठीक है, और फिर बाद में पास होना भी जरूरी है बिल्कुल, वरना वो पोस्ट रिजल्ट में नहीं आ सकेगा। ठीक है, ये नहीं। लेकिन प्लस पॉइंट क्या हुआ है कि बहुत से ऐसे कंसेप्ट जो एमएफए में हमें पढ़ाने पड़ते हैं, जो पास में पढ़ाते भी रहे हैं, वो ऑलरेडी स्टूडेंट ने पढ़े होते हैं। ये फायदा हुआ। उसकी एप्लीकेशन थोड़ी डिफरेंट होगी, वो हमने करनी है। निस्बतन ये जो सब्जेक्ट है, ऐसा स्टूडेंट जिसने सीएमए पढ़ा हुआ है, कंसेप्ट पढ़ा, उसके लिए आसान है, खास तौर पे न्यूमेरिकल वाला जो पोर्शन है, फाइनेंशियल वाला पोर्शन है। चलिए अब हम चलते हैं आगे। इसके बाद आगे सब्जेक्ट हमने पढ़ लिया। अब इसके पेपर की जी कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं? पूछे मेरे भाई, चेक पॉइंट लगाते हैं यहाँ पे। कोई क्वेश्चन है तो पूछे। डिफिकल्टी लेवल इसका क्या है? देखिए डिफिकल्टी लेवल इसका, केस स्टडीज आती हैं इसमें मैनेजेरियल पोर्शन में, और वो प्रैक्टिस की हो ज़्यादा मुश्किल नहीं होती, मॉडरेट लेवल की होती है। और ये मैं आपको बता दूं, सीए में जितनी भी केस स्टडीज़ है ना,
कैफ लेवल पे, वो सारी मॉडरेट लेवल की हैं। इवन सीफैप लेवल पे भी डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ी लेंथी हो जाए, डिफिकल्ट नहीं है। असल केस स्टडी जो होती है ना वो सिर्फ एक सब्जेक्ट की नहीं होती या सिर्फ एक चैप्टर की नहीं होती। याद रखें, जो केस स्टडी सिर्फ एक चैप्टर की है ना, वो जितनी मर्जी लेंथी है वो इजी है। केस स्टडी असल आपने सीखनी होती है ना, वो फॉरेनर्स यूनिवर्सिटीज़ में वो सिखाते हैं, फॉरेन बुक्स में एक एक केस स्टडी जो है वो 6-6, 7-7, 8-8 सबों की होती है, और उस पर एक चैप्टर नहीं मल्टीपल चैप्टर्स के कंसेप्ट टेस्ट हो रहे होते हैं, और बाज़ औक़ात मल्टीपल सब्जेक्ट्स के कंसेप्ट टेस्ट हो रहे होते हैं। क्योंकि रियल वर्ल्ड की जो केस स्टडीज होती है ना, वो एक चैप्टर की नहीं होती, वो तो कोई भी कंसेप्ट उसमें आपने देखना होता है, हर चीज़ उसमें आपने देखना है, इकोनॉमिक फैक्टर्स क्या, उसमें लीगल फैक्टर्स क्या। ठीक है, तो उमूमी तौर पे जो केस स्टडीज एमएफए के पेपर में आएंगी वो मॉडरेट लेवल की होती हैं, और इसी तरह जो कैलकुलेशंस हैं, टॉपिक्स हैं, उनमें ज़्यादातर सिर्फ एक टॉपिक है जो डिफ़िकल्ट है, सॉरी डिफ़िकल्ट नहीं करना चाहिए मुझे, लेंथी, वो है बजटिंग का। बजटिंग के अलावा जितने भी टॉपिक्स हैं वो भी मॉडरेट लेवल के, ये आप खुद फील करेंगे, बल्कि इस बात को चाहे नोट कर लीजिए, बाद में इसको वेरीफाई कर लीजिएगा। बजटिंग के टॉपिक में कैलकुलेशंस ज़्यादा है, कैलकुलेशन ही कैलकुलेशंस हैं, कैलकुलेशन को निकाल दे, बजटिंग में कुछ भी नहीं है। बजटिंग ऐसे ही है जैसे आप इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर करनी है आपने, ठीक है, लेकिन उसमें कैलकुलेशन ज़्यादा होती हैं, और बजटिंग के अलावा जो टॉपिक्स हैं वो इतने लेंथी नहीं है उसे। लेकिन या एक टेक्निक याद रखिएगा, फाइनेंस वाले पोर्शन में बता रहा हूँ, एक टेक्निक, अगर आप एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट बना के चलेंगे आपके लिए फाइनेंस का पोर्शन आसान है। अगर आप उसके हर क्वेश्चन को देख के डिसाइड करेंगे इसका फॉर्मेट क्या होना चाहिए, आपके लिए टॉपिक मुश्किल हो सकता है। याद रखिए, हमारी कोशिश ये होगी, और या फील करेंगे, आपको जो मैं फॉर्मेट बताऊंगा ना किसी टॉपिक का, जैसे फॉर एग्जांपल वर्किंग कैपिटल का, जैसे इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का, वो हो सकता है आई कैप की बुक में जो फॉर्मेट दिया गया है उससे लेंथी हो। आप कहें सर तो आप तो मुश्किल करवा रहे हैं, मैं कहूँगा ये लेंथी है, लेकिन हम हर क्वेश्चन में यही फॉर्मेट यूज करेंगे। आई कैप का फॉर्मेट छोटा जरूर है, लेकिन अगला क्वेश्चन आया ना, इसका फॉर्मेट बदल जाएगा। तो एग्जाम में जाके आप ये डिसाइड करते रहेंगे इसका फॉर्मेट मैं क्या करूं, ये वाला फॉर्मेट से सॉल्व करूं इस वाले फॉर्मेट से, और अगर गलत फॉर्मेट सेलेक्ट कर लिया आगे जाके फंस जाएंगे आप। तो इसीलिए फाइनेंस के पोर्शन में की क्या है, सबसे अहम चीज क्या होगी, जो टॉपिक आपने प्रैक्टिस करना है, कोशिश करनी है उसका फॉर्मेट स्टैंडर्डाइज्ड हो, क्योंकि आपको एग्जाम में नहीं पता वो कौन सी एडजस्टमेंट पूछ सकता है और वो किस तरीके से आपने सॉल्व करनी है। स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट थोड़े से लेंथी होते हैं, लेकिन जो कि हर क्वेश्चन उनमें फिट हो जाता है, फिट करना पड़ता है ना, तो जैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आते हैं थोड़ा सा फॉर्मेट एक्सपेंड होता जाता है, लेकिन वो फॉर्मेट इंशाल्लाह ऐसा होगा कि आपके तकरीबन सारे क्वेश्चन इक्का दुक्का के अलावा, आपको पता है हर सब एक आधा क्वेश्चन ऐसा होता है जो हट के होता है, इंशाल्लाह सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ये चीज़ आप फील करेंगे प्रैक्टिस करते हुए कि हम क्वेश्चन जब बदलेगा हम अपना फॉर्मेट नहीं बदलेंगे, फॉर्मेट वही रखेंगे। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप चलते हैं इस ग्रेड ऑफ पेपर। जो पेपर का ग्रेड है, पेपर दो हिस्सों में डिवाइडेड है। 100 मार्क्स का पेपर होगा आई कैप के हर पेपर की तरह, कोई सिलेक्टिव स्टडी नहीं, चॉइस नहीं होगी आई कैप के हर पेपर की तरह। आई कैप के किसी भी पेपर में चॉइस नहीं होती, ऐसा ही है। दो सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी। आपका जो पेपर होगा ना उसके ऊपर क्लियरली लिखा होगा सेक्शन ए यहां से स्टार्ट हो रहा है, सेक्शन बी यहां से स्टार्ट हो रहा है। दोनों सेक्शन की वेटेज कमो बेश 50 होगी, एग्जैक्ट 50 नहीं होगी, मे बी एक 48 का हो, दूसरा 52 का हो। जो सेक्शन ए होगा इसमें 15 नंबर के एमसीक्यूज होंगे। इन एमसीक्यूज में ज्यादातर एमसीक्यूज 1 नंबर के होंगे, कुछ एमसीक्यूज जो मुश्किल होंगे, थोड़े लेंथी होंगे, वो 1.5 या 2 मार्क्स के भी हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर एमसीक्यूज कितने मार्क्स के होंगे, 1 मार्क्स के। और फिर सेक्शन ए में, और इस सेक्शन ए में जो 15 एमसीक्यूज हैं ये मैनेजेरियल पोर्शन के एमसीक्यूज भी होंगे, फाइनेंस पोर्शन के एमसीक्यूज भी होंगे। फाइनेंस पोर्शन में फिर पार्ट बी में जाके एमसीक्यूज नहीं आएंगे, एमसीक्यूज सिर्फ और सिर्फ पार्ट ए में ही होंगे 15 मार्क्स के। फिर इसके बाद पार्ट ए में क्वेश्चंस होंगे सारे के सारे मैनेजेरियल पोर्शन के, मैनेजेरियल पोर्शन, उसमें ज्यादातर केस स्टडीज होंगी, कभी कभार कुछ रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन भी होते हैं। ज्यादातर केस स्टडीज होंगी, कभी कभार कुछ रिप्रोडक्शन के क्वेश्चंस भी होते हैं। फिर उसके बाद पार्ट बी में फाइनेंस पोर्शन है, इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होंगे।
ठीक है, ज़्यादातर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होंगे, कभी कभार वो थ्योरेटिकल कंसेप्ट भी टेस्ट कर लेता है फाइनेंस वाले पोर्शन में। तो ये टोटल 100 मार्क्स का पेपर होगा, 15 नंबर के एमसीक्यूज होंगे, ठीक है, फिर होंगे हमारा मैनेजेरियल पोर्शन और फिर उसके बाद फाइनेंशियल। पार्ट ए और पार्ट बी दोनों के टोटल 100 मार्क्स हैं, लेकिन जब इंडिविजुअली कैलकुलेट करेंगे हो सकता है एक पार्ट के कोई 52 आए, 51, 53 आए, दूसरे पार्ट के 48, 47 या 49 आए, एक 2-3 नंबर आगे पीछे हो सकते हैं। यह है पेपर का स्ट्रक्चर। मेजर टॉपिक्स जो आप सेक्शन ए में पढ़ेंगे, चैप्टर 1 to 9, तकरीबन 35 से 40 नंबर की केस स्टडीज आएंगी, ठीक है। कभी कभार रिप्रोडक्शन क्वेश्चन भी आ सकता है, लेकिन हमने केस स्टडी के लिए तैयार है ना, स्टूडेंट्स के लिए चैलेंजिंग केस स्टडी होती है। पेस्टल एनालिसिस का टॉपिक है, एक्सटर्नल एनालिसिस जिसमें पोर्टर 5 फोर्सेस हैं, बीसीजी मैट्रिक्स है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के टॉपिक्स हैं। इंटरनल एनालिसिस, स्वॉट, वैल्यू चेन एनालिसिस, क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर, रिसोर्सेज, कंपिटेंस और एथिक्स इन बिजनेस। एथिक्स आईकैप तकरीबन हर सब्जेक्ट में या ज़्यादातर सब्जेक्ट्स में ऐड कर रहा है। आपने अकाउंटिंग में भी एथिक्स का कोई ना कोई चैप्टर ज़रूर पढ़ा होगा, आपने शायद टैक्स में भी एथिक्स का चैप्टर पढ़ा होगा, इसके अलावा आप ऑडिट का सब्जेक्ट जब पढ़ेंगे उसमें भी एथिक्स का चैप्टर है, तो एमएफए में भी एथिक्स का चैप्टर है। अच्छा, अब जो मैं आपको एक रूल बता रहा हूँ कि जो मैनेजेरियल पोर्शन में टॉपिक्स शामिल किया उसने, वो क्या है। आपने अगर किसी भी कंट्री में जाके इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप सबसे पहले मुझे बताइए, सिर्फ ये देखेंगे कि उस मार्केट में प्रोडक्ट की डिमांड क्या है, या कि ओवरऑल फैक्टर्स, इकोनॉमी का एनालिसिस भी करेंगे। ऐसा ना हो इकोनॉमी डूबी हुई हो, रिसेशन में हो, और उसमें आप हाई वैल्यू एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट इंट्रोड्यूस करवा दें। जो इकोनॉमीज बूम पे होती है ना, उनमें लोग पैसे खर्च करते हैं, जो इकोनॉमी रिसेशन में होती है उसमें लोग पैसे खर्च नहीं करते। इसीलिए वो कहता है सबसे पहले आपने सीखना है किसी भी कंट्री में, किसी भी जगह पे जब इन्वेस्टमेंट करनी है, मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर, वो फैक्टर जो पूरी की पूरी इकोनॉमी को अफेक्ट करते हैं, जैसे इंटरेस्ट रेट क्या है, जैसे टैक्स रेट क्या है, जैसे इकोनॉमी रिसेशन में है या बूम में है, इसी तरह के कुछ और फैक्टर्स हैं, इन्हें कहते हैं हम ओवरऑल मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर। मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर एनालाइज करना सिखाएगा स्टेप नंबर 1। जो थियरी हमें मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स को एनालाइज करने सिखाती है वो उसे हम कहते हैं पेस्टल एनालिसिस। यानी पेस्टल एनालिसिस करके आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप डिसाइड कर सके कौन सी कंट्री इन्वेस्टमेंट के लिए फेवरेबल है, कौन सी कंट्री इन्वेस्टमेंट के लिए फेवरेबल नहीं है। इसमें आप मैक्रो लेवल के, बड़े लेवल के, इकोनॉमिक कंट्री लेवल के फैक्टर्स कंसीडर करते हैं। ये पी का मतलब है पॉलिटिकल, ई का मतलब इकोनॉमिक, एस का मतलब सोशल, डी का मतलब टेक्नोलॉजिकल, ई का मतलब एनवायरमेंटल, एल का मतलब लीगल फैक्टर्स। पेस्टल एनालिसिस ओवरऑल फैक्टर, जिससे हमें पता चल जाएगा ये इकोनॉमी, ये कंट्री सूटेबल है कि नहीं हमारे लिए। जब हम इकोनॉमी सेलेक्ट कर लेते हैं, कंट्री सेलेक्ट कर लेते हैं, नेक्स्ट हमारा डिसीजन ये होता है भाई हमने फैसला कर लिया जर्मनी में इन्वेस्टमेंट करनी है। अब उसमें कोई एक सेक्टर तो नहीं है, बहुत से सेक्टर्स हैं। जैसे पाकिस्तान में बहुत से सेक्टर्स हैं, कौन कौन से सेक्टर बता सकते हैं? एयरलाइन इंडस्ट्री है, रियल एस्टेट, ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल, केमिकल, पावर सेक्टर, शाबाश, ये सारे सेक्टर हैं। अच्छा मुझे बताइए, क्या हर सेक्टर में कंपनीज का प्रॉफिट मार्जिन एक जैसा होता है? नहीं। तो जब हमने पेस्टल एनालिसिस से मैक्रो लेवल का इकोनॉमिक फैक्टर्स कंसीडर कर लिए, अगला डिसीजन हमारा क्या होता है भला? किस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट की जाए। अब ये डिफरेंट सेक्टर्स होते हैं, पैसे ज्यादा हो तो फिर हम ये सोचते हैं कि किस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट की जाए। तो हमारी कोशिश ये होती है कि ऐसे सेक्टर्स जो ज्यादा कंपेटिटिव, यानी जिनमें काम करना आसान है, उनमें इन्वेस्टमेंट की जाए। जिनमें काम करना आसान है उनमें इन्वेस्टमेंट की जाए। एक इंडस्ट्री वो होती है जिसके लिए कहते हैं ब्लू सी, एक इंडस्ट्री होती है जिसके लिए टर्म यूज होते हैं रेड सी। रेड सी वो होती है जिसमें बेतहाशा कंपनीज हैं, छोटी बड़ी मारा मारी चल रही है, एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं, एक एडवर्टीजमेंट कर रहा है दूसरे की प्रोडक्ट को बुरा कर रहा है, दूसरा पहले की प्रोडक्ट को।
प्राइस कंपटीशन चल रहा है, एक प्राइस कम कर रही है, दूसरा प्राइस कम कर रहा है। एक इंडस्ट्री इस तरह की होती है, एक दूसरी इंडस्ट्री भी होती है जिसमें ब्लू सी, ये रेड सी थी, मारामारी चल रही है, दूसरी ब्लू सी, पुरसुकून माहौल, जिसमें ज्यादा सेलर्स ही नहीं है, बहुत ज्यादा कंपटीशन भी नहीं है, उसमें बड़े आराम से आप बिजनेस स्टार्ट करके प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। अभी आपको कैसे पता चलता है कौन सी इंडस्ट्री कंपैरेटिव है कौन सी नहीं, इसको भी आपको सिखाया जाएगा। जो थ्योरी हमें सिखाती है ना ये कि कौन सी इंडस्ट्री, इकोनॉमी नहीं, ओवरऑल इकोनॉमी नहीं, ओवरऑल इकोनॉमी कौन सी हमारे लिए सूटेबल है कौन सी नहीं, ये कौन सी थ्योरी सिखाती है? पेस्टल एनालिसिस। अब उसके बाद आगे चले जाए, इंडस्ट्री, कौन सी इंडस्ट्री हमारे लिए सूटेबल है कौन सी नहीं, ये सिखाएगा पोर्टर 5 फोर्सेस मॉडल। पोर्टर 5 फोर्सेस मॉडल ये सिखाएगा हमें। इंडस्ट्री कौन सी, इंडस्ट्री तक पहुंच गए हैं, ये तरतीब याद रखिएगा, पहले पेस्टल एनालिसिस, फिर उसके बाद पोर्टर 5 फोर्सेस, इंडस्ट्री में घुस गए। अब आपको पता होगा, अंदाजा होगा कि इंडस्ट्री के अंदर डिफरेंट प्रोडक्ट्स होती है। आप टीवी इंडस्ट्री की बात करें, उसमें डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं और डिफरेंट साइज होते हैं। हाँ, 21 इंच का टीवी, 42 इंच का टीवी, डिफरेंट साइजेस हैं। कलर टीवी, ब्लैक एंड व्हाइट सारा वो ऑब्सोलीट हो चुका है। LCD, LED, कर्व स्क्रीन वाला टीवी, ये डिफरेंट प्रोडक्ट्स है। ऑटोमोबाइल सेक्टर में इसी तरह हाइब्रिड कार्स हैं, सोलर है, ठीक है, और पेट्रोल पे चलने वाली है। अब क्या है, 1400 सीसी कार, 1800 सीसी कार, 700 सीसी कार, ये डिफरेंट है। एक ही सेक्टर, बताना क्या चाह रहा हूं, एक सेक्टर के अंदर डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं। हमारा अगला डिसीजन क्या होगा, हमने ऑटोमोबाइल सेक्टर में आ गए, अगला डिसीजन क्या होगा भाई, इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट, इलन मस्क की तरह इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट्स की तरफ जाएं कि हम होंडा सुजुकी की तरह हम पेट्रोल बेस या हाइब्रिड की तरफ जाएं। ये अब आपका डिसीजन है। या फिर उसके बाद फर्दर कैपेसिटी क्या होनी चाहिए इंजन की, अगला डिसीजन क्या होगा, कौन कौन सी प्रोडक्ट लॉन्च करनी है, कौन कौन सी प्रोडक्ट्स के ऊपर फोकस करना है। इंडस्ट्री के अंदर आ गए हैं, पोर्टर 5 फोर्सेस मॉडल क्लियर हो गया। अब अगला डिसीजन क्या है, कौन सी प्रोडक्ट। इसके लिए है BCG मैट्रिक्स। BCG मैट्रिक्स आपको सिखाता है एक चार्ट के जरिए, कहता है ये प्रोडक्ट के ये फीचर देखो, इधर प्लेस करो, ये फीचर देखो, 4 खाने बनाता है। कहते हैं प्रोडक्ट में ये चीज देखो, इसे खाना नंबर 1 में रखो, ये खाना नंबर 2, ये खाना नंबर 3 है। फिर जब सारा एनालिसिस कर चुके हैं सारी प्रोडक्ट्स का, फिर कहता है जो इस खाने वाली प्रोडक्ट्स है ना, इन सब के ऊपर खूब मेहनत करो, और इस खाने वाली प्रोडक्ट्स है ना, इनको छोड़ दो, और इनको ये करना, वो डिटेल में आगे स्टडी करेंगे। तो जब डिफरेंट पोर्टफोलियो होता है, डिफरेंट प्रोडक्ट्स होती है, इंडस्ट्री सेलेक्ट कर ली, उसके बाद आगे प्रोडक्ट्स कौन कौन सी फोकस करना है, तो कौन सी प्रोडक्ट को फोकस करना है, ये कौन सा मॉडल सिखाएगा, BCG मैट्रिक्स। यहां तक पहुंच गए। अब चलिए, बहुत सी प्रोडक्ट्स थी, एनालिसिस कर लिया, किन 4 के ऊपर फोकस करना है, किन 5 को साइड पे कर देना है, कर लिया। अब एक प्रोडक्ट लेवल पे आ जाए। अब एक प्रोडक्ट जो होती है ना, उसके भी कुछ डिफरेंट डिसीजंस करने होते हैं। किसी भी प्रोडक्ट के पूरी लाइफ में ना आपने 4 तरह के डिसीजन करने होते हैं, 4 P's कहते हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। आसान अल्फाज में सिर्फ इंट्रोडक्शन है ना, प्रमोशन, एडवर्टीजमेंट, मार्केटिंग के ऊपर फोकस कीजिए। क्या हमारा मार्केटिंग स्ट्रेटजी किसी प्रोडक्ट के बारे में हमेशा एक जैसी होगी? वो कहता है नहीं, ये प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल पे डिपेंड करता है, प्रोडक्ट अपने लाइफ के किस साइकिल में है। अगर प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन स्टेज में है, स्ट्रेटजी कुछ और होगी, ग्रोथ स्टेज पे है, स्ट्रेटजी कुछ और होगी, मैच्योरिटी पे है, स्ट्रेटजी कुछ और होगी, और अगर डाउनफॉल आ रहा है तो फिर स्ट्रेटजी कुछ और होगी। तो एक प्रोडक्ट को बेस करते हुए स्ट्रेटजी क्या क्या बनानी है हमने, ये कौन सी थ्योरी बताएगी? प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। समझ रहे? पहले ओवरऑल इकोनॉमी, वो कौन सी वाली थी? पेस्टल एनालिसिस। फिर उसके बाद इंडस्ट्री, पोर्टर 5 फोर्सेस मॉडल। फिर उसके बाद प्रोडक्ट्स, डिफरेंट प्रोडक्ट्स, मल्टीपल पोर्टफोलियो प्रोडक्ट, BCG मैट्रिक्स। और फिर एक इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स में किस वक्त हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। अच्छा, अब ये सारी चीजें जो मैंने आपके साथ डिस्कस की है ना, इसको हम कहते हैं एक्सटर्नल फैक्टर, क्योंकि इन सब का ताल्लुक मार्केट से है। प्रोडक्ट कहाँ पे है? मार्केट में। भाई बनती कंपनी के अंदर है, लेकिन बिकती कहाँ है? मार्केट में। तो ये एक्सटर्नल फैक्टर। क्या कंपनी के इंटरनल फैक्टर्स भी अहम होते हैं? बिल्कुल अहम होते हैं। प्रॉफिट होना है, प्रॉफिट 2 चीजों से आता है, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स। सेल्स एक्सटर्नल फैक्टर है,
कॉस्ट ऑफ सेल्स इंटरनल फैक्टर है। आप बनाते किस तरीके, एफिशिएंटली बनाते हैं उसे या इनएफिशिएंट? तो बताइए क्या हमारे सिलेबस में उसे सिर्फ एक्सटर्नल फैक्टर्स के बारे में हमें गाइडेंस देनी चाहिए कि इंटरनल फैक्टर्स कौन से हमें अपना ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में हेल्पफुल हो सकते हैं, अहम है, वो भी बताने चाहिए? वो भी बताए हैं उसने। इसकी भी डिफरेंट थेरीज है, ठीक है, लेकिन इनका फोकस क्या होगा कंपनी के अंदर, इनका फोकस कंपनी के बाहर, और ये ओवरऑल पूरी कंट्री में। इसके बाद एथिक्स, ये मैं सिर्फ ओवरव्यू आपको दे रहा हूँ। इसमें डिफरेंट थ्योरीज हैं, स्वॉट एनालिसिस है, यह है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट, वैल्यू चेन एनालिसिस है, क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर है, रिसोर्सेज और कंपिटेंस का एनालिसिस है, वगैरह वगैरह। ये हम स्टडी करेंगे, हर एक का अलग अलग कंसेप्ट है, डिटेल में स्टडी। ये ओवरव्यू है, यानी समझ लीजिए कि पूरे मैनेजरियल पोर्शन में जो कुछ आप स्टडी करने जा रहे हैं उनके नाम आपको बता दिए। ये क्लियर हो गया, तकरीबन ये सारी थेरीज होंगी। एक छोटे छोटे कंसेप्ट्स और भी होंगे, जाहिर है वो पॉसिबल नहीं है, लेकिन मेन कंसेप्ट्स ये हैं। फिर अब हम आते हैं सेक्शन बी की तरफ। यह है न्यूमेरिकल क्वेश्चन, फाइनेंशियल पोर्शन। फाइनेंशियल पोर्शन, फाइनेंशियल डिसीजन, देखिए दुनिया में बड़े फाइनेंशियल डिसीजन दो ही होते हैं, बड़े फाइनेंशियल डिसीजन दो ही होते हैं। बीकॉम में हमारे एक टीचर थे, मुझे याद है, जब वो बैंक के फंक्शंस बताने थे तो उन्होंने आके एक लाइन ऐसी बोली, आज तक याद है। उन्होंने कहा भाई बैंक बहुत से काम करते हैं, बड़े काम उसके दो ही हैं, नंबर 1 लोगों से पैसा लेना, नंबर 2 लोगों को पैसा देना। ठीक है, तो इसी तरह फाइनेंस की एक बुक में भी इसी तरह की मिलती जुलती बात लिखी। उसने कहा क्या, जो फाइनेंशियल डिसीजंस आपके होते हैं ना, जो फाइनेंशियल डिसीजन आप करते हैं, बड़े फाइनेंशियल डिसीजन दो ही होते हैं। नंबर 1 पैसा कहां से इकट्ठा किया जाए, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस क्या होंगे, और नंबर 2 पैसा कहां पे लगाया जाए, इन्वेस्ट किया जाए, इन्वेस्ट किया जाए। जो आपका ये है ना डिसीजन, पैसा कहां से इकट्ठा किया जाए, इकट्ठा किया जाए, यह है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। भाई कहां से, भाई जहां पे कॉस्ट कम हो। समझाने के लिए एग्जांपल दे रहा हूं, भाई किस बैंक से लोन लिया जाए, भाई जिसका इंटरेस्ट रेट कम हो। कॉस्ट ऑफ कैपिटल, हर चीज की एक कॉस्ट होती है, याद रखिए। एक किताब में क्या खूब बात उसने लिखी, उसने क्या लिखा, उसने कहा नथिंग इज फ्री इन दिस वर्ल्ड एंड नथिंग शुड बी। दुनिया में कोई भी चीज फ्री नहीं है और कोई भी चीज होनी भी नहीं चाहिए। छोटी सी एग्जांपल देता हूं, फर्ज कीजिए मैं ये कहता हूं कि ये कोर्स फ्री है आपके लिए, आपने 1 रुपया नहीं देना, आप आइए और ये कोर्स पढ़िए। क्या ये कोर्स आपके लिए फ्री है या स्टिल इसकी कोई कॉस्ट है? इसकी स्टिल कॉस्ट है। कॉस्ट दो तरह की होती है, एक एक्सप्लिसिट, एक इम्प्लिसिट, हिडन, जिसे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी कहते हैं। एक्सप्लिसिट क्या है, जो कैश फ्लो, जो नोट आप देते हैं। बाज़ औक़ात एक्सप्लिसिट कॉस्ट 0 होती है, लेकिन इम्प्लिसिट कॉस्ट ज़्यादा होती है। आपने इस सब्जेक्ट के लिए 20,000 फीस दी है, लेकिन सिर्फ 20,000 आपकी कॉस्ट नहीं है, आपका वो टाइम जो 1.5 घंटा आप, और इसमें 15 कम से कम 15 मिनट घर से आने के और 15 मिनट घर से वापस जाने के, और 2 घंटे आपने डेली कमिट किए हैं, मुझे दिए हैं, तो 200 घंटे वो भी आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, वो भी आपकी कॉस्ट है। अगर ये मैं आपको फ्री भी पढ़ाऊं ना, आपने अपनी जिंदगी के 200 घंटे मुझे दिए हैं, अगर मैं आपको ठीक तरीके से नहीं पढ़ाता तो मैंने आपकी एक स्टूडेंट की जिंदगी के 200 घंटे ज़ाया किए हैं। क़यामत वाले दिन वो हिसाब लेगा मेरे से, ठीक है। और अगर स्टूडेंट जितने ज़्यादा है 200 से मल्टीप्लाई करते जाएं, ये भी कास्ट है। और सिर्फ कास्ट यही नहीं है, कास्ट यही नहीं है, पेट्रोल की कास्ट, शाबाश, और फिर आपके कैरियर प्रोग्रेशन की कास्ट। हमारे, मुझे याद है, चल कभी कभी गपशप भी हो जाते, कोई हर्ज नहीं है, जब हमारे आर्टिकल्स स्टार्ट हुए ना फर्म में, तो उसको एक तकरीबन 1 महीना के लगभग हमारा पीरियड डिले रजिस्ट्रेशन, डिले नहीं, वो फर्म का बाज़ का हक होता है, प्रोबेशनरी पीरियड होता है 1-1.5, लेकिन प्रैक्टिस ये थी कि हमारी फर्म में वो प्रोबेशनरी पीरियड को भी काउंट किया जाता था। किसी वजह से हमारे बैच जो था उसका 1 महीना जो था वो प्रोबेशनरी पीरियड का नहीं, वो फर्म का हालांकि राइट होता है, पहले बेनिफिट मिलता था, नहीं दिया, फर्म का कोई फॉल्ट नहीं था इसमें, लेकिन हमें जाहिर टेंशन थी, तो हम बड़े परेशान। हमारे सीनियर कहते थे कि क्यों परेशान हो, कोई बात नहीं, 1 महीना ही है ना, वैसे भी आपने फारिग ही रहना था, अगर आर्टिकल्स ना मिलते, शुक्र करें आर्टिकल्स मिल गए, 1 महीना क्या भी गुजर जाएगा। मैं कहा आप
ये वाला 1 महीना कंसीडर कर रहे हैं जो मैं इस वक्त हूं, है मेरी पोजीशन है, नहीं नहीं, मैं ये कंसीडर कर रहा हूं मेरी क्वालिफिकेशन 1 महीना लेट हो गई है। आप मेरी कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, वो 1 महीने की कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं जो उस वक्त की होती है जो इस वक्त मैं बेरोजगार हूं, उस वक्त तो वाकई कोई कॉस्ट नहीं है। लेकिन अब मेरी 1 महीना क्वालिफिकेशन लेट हो गई, 1 महीना चार्टर्ड अकाउंटेंट मैं लेट बनूंगा, तो 1 महीना चार्टर्ड अकाउंटेंट कितनी सैलरी लेता है, मेरी असल कॉस्ट वो है। तो हिडन कॉस्ट ये होती है। आपका सिर्फ यहां पे आ जाना, फ्री में भी नथिंग इज फ्री इन दिस वर्ल्ड, दुनिया में कोई भी फ्री नहीं है। एक और जगह अजीब सी बात लिखी, उसने कहा व्हेन समथिंग इज फ्री यू आर द प्रोडक्ट। ठीक है, तो याद रखिएगा कॉस्ट होती। तो यहां पे क्या है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। क्योंकि आप कहेंगे सर जो शेयर होल्डर बैंक से लोन लिया उसकी कॉस्ट तो समझ आता है होती है, उसको इंटरेस्ट देते हैं। जो इन्वेस्टर शेयर होल्डर है उसको तो इंटरेस्ट नहीं देते। तो आप हमें इसमें यह सिखा रहे हैं कि शेयर्स की भी कॉस्ट होती है, लोन की कॉस्ट होती है, समझ आता है, इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, शेयर्स की भी कॉस्ट होती है, क्योंकि शेयर की भी कॉस्ट होती है। क्योंकि जो शेयर होल्डर्स आपके पास पैसे लेके आ रहा है ना, वो अपने वो पैसे सेक्रीफाइस कर रहा है। जब वो बैंक में अगर जमा करवाता उसको इंटरेस्ट मिलता, तो उसकी एक्सपेक्टेशन होगी कि नहीं होगी कि बैंक अगर 9% उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है, आपके पास पैसे लेके आया, कम से कम 9% तो उसको दीजिए। तो याद रखिए एक एक रुपया जो आप बिजनेस में इस्तेमाल करते हैं उसकी कॉस्ट होती है। इस चैप्टर में क्या सिखाएगा आपको, डिफरेंट कैपिटल की कॉस्ट कैलकुलेट करना, और फिर कहेगा कौन से वाला कैपिटल इस्तेमाल करना है भला, जिसकी कॉस्ट कम हो। यह है पैसा कहां से उठाना है जिसकी कॉस्ट कम हो। अब इससे पहले हम कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे, फिर उसके बाद ये डिसाइड करेंगे कि कौन से वाला उठाएं कैपिटल। इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में क्या सीखेंगे, किधर लगाना है। इसमें आपको डिफरेंट प्रोजेक्ट्स बताएगा, कहेगा ये प्रोजेक्ट में लगाना है कि इस प्रोजेक्ट में लगाना। इन्वेस्टमेंट अप्रेजल है, ठीक है। इसमें हम सीखेंगे भाई, जाहिर है सीधा सा, एक तो सीधा सा असूल है क्या, उस प्रोजेक्ट में पैसे लगाएंगे जिसमें लगे कम और आए ज्यादा, रेवेन्यू ज्यादा हो कॉस्ट कम हो, सीधा सा असूल है। लेकिन इसमें कुछ कॉम्प्लेक्स सिचुएशन भी होती हैं, कुछ कॉम्प्लेक्स सिचुएशन भी होती हैं। इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट में सीखेंगे। छोटी सी एग्जांपल, आपने मुझे बताना है मैं अक्लमंद हूं कि बेवकूफ हूं। सुन तो ले भाईजान, मैंने वॉइस रिकॉर्डर बाय करना है, वॉइस रिकॉर्डर कि भाई अगर कोई काम की बात हो रिकॉर्डिंग कर लूं, बाद में नोट कर लूं और अगले लेक्चर में काम आएगी। दो ऑप्शंस है, नंबर 1 ऑप्शन साथ की इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है वहां से बाय कर लूं, नंबर 2 आधे घंटे के फासले पे हफीज सेंटर है वहां से बाय कर लूं। पास वाली दुकान से पता किया, उसने कहा सर 1500 में मिल जाएगा। हफीज सेंटर से पता किया, उन्होंने कहा सर 1000 में मिल जाएगा। मैंने 1500 से बाय कर लिया। कितने स्टूडेंट्स का ख्याल है गुड डिसीजन है, हाथ उठाइए। कितनों का ख्याल है बैड डिसीजन है? गुड डिसीजन। ट्रांसपोर्टेशन का, शाबाश, एक तो ट्रांसपोर्टेशन कास्ट है, ये डिसीजन करते हुए आपने ट्रांसपोर्टेशन का, हालांकि आपने इनकर नहीं की, लेकिन डिसीजन करते हुए कंसीडर किया है। समझ रहे हैं बात को, इनकर नहीं किया, डिसीजन कर। 100 रुपया लगा लें, आगे चलें। टाइम बड़ी कास्ट भाई, वही 1 घंटा, आधा घंटा आने का, आधा घंटा जाने का, वही 1 घंटा अगर मैं कोई लेक्चर दे दूं, फर्ज कीजिए मुझे इसके फर्ज कीजिए 2000 रुपये मिल रहे हो, तो मेरे लिए अब क्या बेहतर है, मैं वही 500 रुपया मैंने सेक्रीफाइस कर लिया, बल्कि 500 नहीं, 500 माइनस 100, 400, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कास्ट भी तो बची है। लेकिन 400 सेक्रीफाइस करके मैंने 2000 कमा लिया। बताइए कौन सा डिसीजन बेहतर है? यही कंप्लेक्स डिसीजन आपसे करवाएगा, इंफॉर्मेशन देगा और आपको इस काबिल बनाएगा। देखिए आप किसी बंदे से पूछे ना, आम बंदे जिसने फाइनेंस नहीं सीखी हुई, फाइनेंस नहीं पढ़ी हुई, वो कहेगा भाई क्या बेवकूफ़ी है, फीस सेंटर जाना, उधर 500 रुपया सस्ता मिलेगा, क्योंकि वो उन फैक्टर को कंसीडर नहीं कर रहा जो हिडन है। आम बंदा डिसीजन मेकिंग करता है सिर्फ एक्सप्लिसिट कास्ट की बेस पे। आपको इन सब्जेक्ट्स में, कभी कॉस्ट काउंटिंग में, कभी फाइनेंशियल काउंटिंग में, कभी MFA में यही चीजें सिखाई जाती हैं कि आपने डिसीजन मेकिंग करते हुए किन किन फैक्टर्स को कंसीडर करना है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल समझ आ गया। कॉस्ट ऑफ कैपिटल, पैसा कहां से आएगा, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल कहां पे लगाना है। फिर इसके बाद फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट। हर बिजनेस को कुछ रिस्क फेस करना पड़ते हैं, ठीक है, हर बिजनेस को कुछ रिस्क, वो रिस्क नॉन फाइनेंशियल भी होते हैं, फाइनेंशियल भी होते हैं।
यहाँ पे नॉन फाइनेंशियल भी सिखाएगा आपको, फाइनेंशियल भी सिखाएगा। एग्जाम्पल में मैंने सिर्फ फाइनेंशियल रिस्क आपको बताया, लेकिन नॉन फाइनेंशियल भी हमारे सिलेबस में है, उनको कैसे हमने टैकल करना है। फाइनेंशियल रिस्क कौन से होते हैं? कमोडिटी रिस्क, इंटरेस्ट रेट रिस्क, करेंसी रिस्क। अगर आपका बिजनेस ऐसा है, सेल परचेज कर रहे हैं, कमोडिटी रिस्क क्या है? सेल कर रहे हैं तो रिस्क क्या है कि सेल प्राइस कम हो जाएगी, सेल प्राइस कम हो जाएगी। ये ना हो भाई इस वक्त मुर्गी चिकन का रेट क्या है? 675 रुपए किलो लाहौर में। भाई अभी पोल्ट्री फार्म स्टार्ट करते हैं, अब पोल्ट्री फार्म जब तक वो मुर्गी बन के आई तब तक रमजान का सीजन गुजर गया, और फिर उसके बाद पता चला कि जी अब मुर्गी का रेट जो है वो कम हो गया है, वो 450 रुपये गया। भाई ऐसा होता है कि नहीं बाज़ औक़ात? तो रिस्क है कि अगर आपने कोई चीज़ परचेज करनी है तो रिस्क क्या है कि फ्यूचर में उसकी प्राइस, सेल करनी है तो रिस्क है फ्यूचर में प्राइस कम हो जाएगी, परचेज करनी है बढ़ जाएगी। ये याद रखना है एग्जाम में। अगर आपने लिख दिया ना कि सेल ऑफ कमोडिटी में रिस्क ये है कि प्राइस में इंक्रीज, 0 नंबर देगा। क्यों? क्योंकि सेल में अगर प्राइस में इंक्रीज तो ये रिस्क नहीं है, ये तो गुड है। सेल में आपने इस बात को कंसीडर नहीं करना प्राइस, बल्कि किसको कंसीडर करना है? प्राइस में। और परचेज में ये है फाइनेंशियल रिस्क है ना, पैसे इन्वॉल्व है इसमें। इंटरेस्ट रेट रिस्क, ये रिस्क उन कंपनीज को फेस करना पड़ता है जिन्होंने लोन लिया होता है या पैसे जमा करवा, डिपॉजिट। और अमूमी तौर पे आपको होता है कंपनी लोन लेती हैं, ठीक है, डिपॉजिट इंडिविजुअल करते हैं, कंपनीज लोन लेती हैं। तो अगर बोरोइंग की हुई है किसी कंपनी ने, आप उस कंपनी के सीएफओ हैं, आपके लिए फाइनेंशियल रिस्क क्या है कि फ्यूचर में इंटरेस्ट रेट हमें डिक्रीज। शाबाश शाबाश, कौन सा इनाम लीजिए, इनाम कौन सा? डिक्रीज वाला कौन सा स्टूडेंट था? डिक्रीज वाला कौन सा था एक स्टूडेंट? भाई बोरोइंग की हुई है और इंटरेस्ट रेट डिक्रीज होगा, ये रिस्क है और ये तो गुड है, गुड, ये तो फायदा है। तो बोरोइंग के केस में फ्यूचर इंटरेस्ट रेट में इंक्रीज, ये रिस्क है, ये रिस्क है। और डिपॉजिट के केस में क्या रिस्क है? डिक्रीज हो सकता है, डिक्रीज हो सकता है। हाँ, उसे कम पैसे, बिल्कुल इंटरेस्ट रेट डिक्रीज होगा तो उसे कम पैसे मिलेंगे। इसमें आगे डिफरेंट ऑप्शन होते हैं, वो जब सब्जेक्ट में उतरेंगे ना फिर हम स्टडी करेंगे कि बाज़ औक़ात रेट को आप फिक्स भी कर देते हैं, बाज़ औक़ात रेट वेरिएबल होता है, वो आगे डिस्कशन करेंगे। फिलहाल सिर्फ बेसिक कंसेप्ट। करेंसी रेट रिस्क, करेंसी रेट रिस्क या एक्सचेंज रेट रिस्क इसको बोलते हैं। ये उन कंपनीज के लिए है, किन कंपनीज के लिए है? जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रही होती हैं, फॉरेन करेंसी। अगर आपने फ्यूचर में अमाउंट पे करनी है तो डॉलर का एक्सचेंज रेट इंक्रीज रिस्क है, यानी डॉलर 500 पे चला जाए, आपने पेमेंट करनी है महीने बाद, और रिस्क क्या है? डॉलर 500 पे चला जाए, रिस्क है कि 200 पे चला जाए? 500 पे चला जाए। जब आपने पेमेंट करनी है ना तो मार्केट से 500 रुपए दे के $1 मिलेगा, तब 500 रुपए का अगर डॉलर खरीदना है ना तो 500 रुपए का होगा तो रिस्क है, 200 का होगा तो फायदा है। और अगर डॉलर बेचना होगा, हमने एक्सपोर्ट की है, उस बंदे ने कहा महीने बाद डॉलर भेजूंगा, अब हमारा रिस्क क्या है? डिक्रीज इन एक्सचेंज रेट के इंक्रीज, डिक्रीज। अब 200 का हुआ तो हमारे लिए गुड न्यूज बैड न्यूज? बैड न्यूज। ये है करेंसी। तो इससे मुझे ये तो पता चल गया इन 3 एग्जांपल से, आपके लिए करेंसी एक्सचेंज रेट रिस्क मुश्किल साबित होने वाला है, इसकी प्रैक्टिस ज़्यादा करवानी पड़ेगी। बाकी 2 आप आसानी से समझ गए हैं। करेंसी एक्सचेंज रेट में थोड़ी है ना, ये मेरी रिस्क असेसमेंट होगी, कोई बात नहीं। आगे वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। वर्किंग कैपिटल पहले किया हुआ है आपने, वैसे वर्किंग कैपिटल समझते हैं किसको कहते हैं? किसको कहते हैं? डेटर, क्रेडिट, करंट एसेट, करंट लायबिलिटी बोलना। करंट एसेट 2 हरफी बात कर, डेटर्स भी है, क्रेडिटर्स भी है, कैश भी है, इन्वेंट्री भी है, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। करंट एसेट, करंट लायबिलिटी, चलो ये भी कह दिया, ये भी ठीक है। अच्छा अभी देखते हैं छोटा सा क्वेश्चन जिससे पता चलेगा आपकी वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट आपको आती है कि नहीं आती। एक कंपनी की बैलेंस शीट देखी, उसमें कैश है 100 मिलियन, दूसरी कंपनी की बैलेंस शीट देखी, उसमें कैश है 1 मिलियन। कौन सी कंपनी बेहतर है? कितने स्टूडेंट्स का ख्याल है पहली वाली कंपनी बेहतर है 100 मिलियन वाली? कितनों का ख्याल है दूसरी वाली बेहतर है?
शाबाश, अच्छा मेरी एक्सपेक्टेशन नहीं थी। अमूमन जिसकी अकाउंटिंग अच्छी होती है ना, वो करंट रेशो निकाल निकाल के वो कहता है सर 100 मिलियन वाली बेहतर है, इसके पास ज़्यादा पैसे हैं, इसके पास ज़्यादा पैसे। और भाई ज़्यादा पैसे हैं बेकार पड़े हुए हैं, बेकार पड़े हुए हैं। मुझे बताइए वो 1 रुपया बेहतर है जो बिजनेस में लगा है, कि वो 100 रुपये बेहतर हैं जो घर में हमने गड़ा खोद के उसमें दबा दिए कि कभी जरूरत पड़ेगी तो कहाँ? कौन से बेहतर है? बिजनेस वाला जो बिजनेस में लगा है, बिजनेस में लगा है। 1 रुपया वो। हाँ एक और बात याद आ गई, एक और बात याद आ गई। हाँ क्या बात याद आ गई? ना वासिफ अली वासिफ साहब की बात है, कहते हैं पैसे, ये कुछ बातें ऐसी है किताबों में नहीं सिखाई जाती, ये जो दूसरे लोग होते हैं ना अपनी अपनी, ये हमें सिखाते। कहते हैं पैसे की अफादियत खर्च करने में है। पैसा आपको फायदा कब देगा? खर्च करेंगे। 100 रुपया घर में संभाल के रख लिया कोई फायदा नहीं है, 1 रुपया खर्च कर लिया, इंसान का वही माल है ना, जो उसने पहन लिया खा लिया, वही माल है, खर्च कर लिया आगे पहुंचा दिया, वही उसका माल है। हाँ तो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में यही सीखेंगे। ये नहीं सीखेंगे एसेट्स ज्यादा से ज्यादा होने चाहिए, करंट लायबिलिटी कम से कम नहीं। ये सीखेंगे कि ऑप्टिमम लेवल क्या है, ना टू मच हो ना टू। इन्वेंट्री छोटी सी एग्जांपल हो, इसमें सिखाया जाएगा वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में। इन्वेंट्री ना टू हाई हो ना टू लो हो। टू हाई होगी नहीं बिकी, ऑब्सोलीट होने का खतरा है। टू लो होगी स्टॉक आउट हो जाएगा, कस्टमर हाली हाथ वापस जाएगा। तो ये आपकी इन्वेंट्री किस लेवल पे होनी चाहिए? आपके डेटर्स ज्यादा होंगे, बैड डेट का रिस्क है, कम हो गए सेल नहीं होगी, क्योंकि क्रेडिट सेल उधार दें तो क्रेडिट सेल बढ़ती है, लेकिन ज्यादा उधार दें तो बैड डेट भी बढ़ जाते हैं। तो यही सिखाएगा आपको कि ऑप्टिमम लेवल क्या होना चाहिए करंट एसेट का, क्रेडिटर का, इन्वेंट्री का, डेटर्स का वगैरह। ये किस टॉपिक में सिखाएगा? वर्किंग कैपिटल में। और बजट में आपको वो चीज सिखाएगा जो आप सीख चुके हैं। क्या? इनकम स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो को थोड़ी देर के लिए साइड पे रखते हैं, इनकम स्टेटमेंट बनाना सिखाएगा। सीख नहीं चुके आप काउंटिंग में? वही है, फर्क सिर्फ एक है, वो थी हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इनकम स्टेटमेंट पास्ट की, वो एक्चुअल फिगर आपके पास होती हैं, ये फ्यूचर की। अकाउंटिंग में आप सीखते थे फॉर्मेट वही होगा, फॉर्मेट वही होगा, बल्कि आप मुझे बता दीजिएगा आपने किस फॉर्मेट के मुताबिक सीखा, मैं उसी फॉर्मेट के मुताबिक आपको बजटिंग सिखाऊंगा, ताकि फॉर्मेट में मसला ना आए, कंसेप्ट सीख लेंगे हम। फॉर्मेट वही होगा, फर्क क्या होगा? काउंटिंग में क्या कहता है? 100 मिलियन की सेल की है, रिकॉर्ड करो, आप कहेंगे सेल 100 मिलियन। यहां पे क्या कहेगा, जरा गौर से सुनिएगा। बजटिंग, बजटिंग को क्यों मैं कह रहा हूं कि ये लेंथी है, कम्प्लेक्स नहीं है, नोट कीजिएगा। क्या कहा? लेंथी कम्प्लेक्स। कहेगा कंपनी ने अगले साल 1 मिलियन यूनिट सेल करना है एट द रेट ऑफ ₹10 पर यूनिट। बताइए सेल्स कितनी होगी? 10 मिलियन। ये ईयर 1 की सेल थी। आगे कहेगा ईयर 2 की भी कैलकुलेट करें। इफ इन्फ्लेशन रेट इज 10% एंड ग्रोथ रेट इज 5%। अब है माइका लाल को अब कैलकुलेट करके दिखाए मुझे। अब जो 1 मिलियन यूनिट्स है ना, उनको आपने ग्रोथ रेट से मल्टीप्लाई करना है 5% के साथ, और जो प्राइस थी कितनी प्राइस थी? 10 रुपीज, उसको इन्फ्लेशन के साथ मल्टीप्लाई करना है इंटू 1.1 11, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। अब इसका मतलब है सेल्स कैलकुलेट हुई 4 फिगर्स की मदद से। ओरिजिनल सेल्स यूनिट्स पहले 2 से हुई थी, यूनिट्स और सेल। अकाउंटिंग में तो एक ही सेल की फिगर आ गई थी, बजटिंग में 2 कम से कम 2 होंगे, यूनिट्स सेल प्राइस। फिर इसके बाद ट्विस्ट क्या लाएगा? ग्रोथ। इन्फ्लेशन 10%, ग्रोथ रेट 5%। अब आपकी 4 कैलकुलेशन होगी। 100 मिलियन, अब देखिएगा सिर्फ समझा रहा हूं किस तरह की कैलकुलेशन है। 1 मिलियन इंटू 1.05 इंटू 10 इंटू 1.1, ये अब आपकी आएगी ईयर 2 की सेल। फिर कहेगा इसी तरह ईयर 3 की भी सेल निकालो।
तो आपने कहा ना ये तो बहुत आसान है, कैसे? 10 मिलियन इनटू 1.05 की पावर 2, 1.05 की पावर, क्योंकि जो ईयर 2 में बढ़ी है वो ईयर 1 के बढ़ने के बाद बढ़ी है ना, तो 2 पावर आएगी, ईयर 2 पावर 2। और इन्फ्लेशन में भी जब मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो आज की प्राइस 10 मल्टीप्लाइड बाय 1.1 पावर 2, क्योंकि 2 साल बाद की प्राइस, पहले स्टेप में 1 साल बाद की प्राइस नहीं ना समझ आ रही, इसलिए तो कहा कम ये लेंथी है। अच्छा, फ्यूचर वैल्यू सीखा हुआ है आपने, तो काम हो गया, आसान हो गया। क्यों? तो ये इस तरीके से, लेकिन ये याद रखिए मुश्किल चीज तो नहीं है, खुद बताएं, इससे ज्यादा मुश्किल आए मैं जिम्मेदार हूं, एक आधी एडजस्टमेंट आ जाती है वो सीख लेंगे, लेकिन तकरीबन यही कैलकुलेशन। मसला क्या होता है कि वो ये कैलकुलेशन 5 सालों की करवाता है, ये कैलकुलेशन 5 दफा करनी होगी। खुद बताएं, एक दफा कैलकुलेशन करने में 30 सेकंड लग गए और 5 दफा करेंगे तो 2.5 मिनट 3 मिनट लग जाएंगे, और ये सिर्फ सेल्स की है। फिर इसके बाद परचेज की, क्लोजिंग स्टॉक की, एक्सपेंसेस की, है कि नहीं? ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा स्टैट का क्वेश्चन होता था, याद है वो आपको, वो मेन मीडियन मोड वगैरह होता था, मुश्किल नहीं होता था, लेंथी होता था, और कहीं एक कैलकुलेशन ऊपर नीचे हो गई, सारा नहीं, आधा नंबर कट गया, सारे नहीं, हर कैलकुलेशन अलग इंडिपेंडेंट चेक होती है, याद रखें। एक जगह पे गलती हो जाए ना, आगे से फिर गलती कैरी फॉरवर्ड होकर चेकिंग होती है। तो बजटिंग में सिर्फ ये है, ये इजी बट लेंथी, और बाकी वाले मॉडरेट है, मॉडरेट है, थोड़ी सी मुश्किल एडजस्टमेंट है इनमें, लेकिन डिफिकल्टी लेवल भी है। इसमें सिर्फ एक चीज याद रखिए, एक असूल बताया फाइनेंस में आपको, क्या? फॉर्मेट सीधा रखना है, फॉर्मेट नहीं छेड़ना हमने, क्योंकि फॉर्मेट में फिर आपको हर क्वेश्चन लगेगा कि नया क्वेश्चन है, और अगर फॉर्मेट सेम होगा ना, नया क्वेश्चन भी लगेगा, आधा तो पुराने तरीके से ही हो गया, क्योंकि जो नया क्वेश्चन भी होता है ना, उसमें भी याद रखिए पूरा क्वेश्चन नया नहीं होता, उसमें 1-2 एडजस्टमेंट नहीं होती है, एडजस्टमेंट रिपीट हो रही होती है बार। भाई मेजर टॉपिक समझ आ गए कौन से पढ़ने जा रहे हैं? ये है आपकी फाइनेंस। आगे देखते हैं हम, प्रायर लर्निंग प्री रेक्विजिट है। अच्छा, कैलकुलेटर, कैलकुलेटर वैसे तो आई कैप की वेबसाइट पे जाके कोई भी परमिसिबल कैलकुलेटर आप यूज कर सकते हैं, लेकिन मैंने स्टूडेंट से पूछ के, अच्छा ये जो रिकमेंडेशन है ना, ये वो नहीं है कि मैंने सर्च करके एक अच्छा कैलकुलेटर ढूंढा और आपको बता रहा हूं, ये नहीं है, बल्कि मैंने स्टूडेंट से पूछा ज्यादातर स्टूडेंट्स कौन सा कैलकुलेटर यूज करते हैं, उन्होंने कहा ये, तो मैंने कहा मैं सारी कैलकुलेशन जो आपको बताऊंगा ना, ये ऐसे करो, ये बटन दबाओ, अब ये करना है, ये करना है, वो इस कैलकुलेटर के मुताबिक बताऊंगा। तो अभी देख लेते हैं हमारी क्लास में कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो FX 991 ES प्लस कैसियो का कैलकुलेटर है ये यूज कर रहे हैं। आप खुद देख लें, मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट है, और कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि कोई और मॉडल यूज कर रहे हैं, इक्का दुक्का दो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो बहरहाल वो भी कर सकते हैं, प्रॉब्लम को नहीं, सिर्फ वो जो की स्ट्रोक पंच करते हैं ना, वो डिफरेंट होते हैं भाई, कैलकुलेशन सारी हर तरीके से हो जाती है। फिर प्रायर लर्निंग, क्या ये सब्जेक्ट पढ़ने से पहले कोई दूसरे टॉपिक पढ़ना जरूरी है? यस, CM में पहले बता दिया, ये पेपर अटेम्प्ट करने के लिए, पेपर अटेम्प्ट कर, क्लासेस लेने के लिए CM में पास होना रिक्वायर्ड नहीं है, पेपर दे के भी आ सकते हैं, लेकिन आई कैप पेपर देने के लिए तभी जाएंगे फिलहाल प्रैक्टिस ही है, मे बी अनकरीब चेंज हो जाए, कुछ कंफर्म नहीं है, अल्लाह करे हो जाए, कुछ अजीबो गरीब बाहर, मैं बात नहीं करता, छोड़े इनको, पता नहीं रहने दें, नहीं रहने दें, वो अजीब अजीब, छोड़े इसको एक तरफ। अच्छा, आपको पता है कोचिंग रिक्वायर्ड नहीं है आपकी, आप चाहे तो पढ़ के कहीं से कॉलेज से पढ़ें, चाहे घर बैठ के कर लें। आई कैप को कुछ कहे ना, पुराना कोई तजर्बा मेरा कि सर हम टीचर हैं, ये मसला आता है कंसिडर, तो हमने कोचिंग रिक्वायर्ड ही नहीं की, टीचर कौन है? ये हमारे स्कीम में रेलिवेंट स्टेक होल्डर ही नहीं। क्यों रेलिवेंट स्टेक होल्डर नहीं है? कोचिंग रिक्वायर्ड नहीं है,
क्यों रिक्वायर्ड नहीं है? भाई स्टूडेंट प्रोफेशनल लेवल का स्टूडेंट है, ये पढ़ सकता है खुद से, चाहे तो क्लासेस ले चाहे तो ना ले। अच्छा, ये प्रोफेशनल लेवल का स्टूडेंट है, अपना अच्छा और बुरा खुद सोच सकता है, बिल्कुल सोच सकता है। हमने कहा ठीक है। तो जब सोच सकता है तो क्या स्टूडेंट को ये नहीं पता कि कौन सा सब्जेक्ट पहले मेरे लिए पढ़ना फायदेमंद है और कौन सा बाद में? इसको ये रिक्वायरमेंट लगाना जरूरी है क्या कि पहले कॉस्ट पढ़ो फिर एमएफए पढ़ने के काबिल हो, वरना नहीं पढ़ोगे तुम। भाई जब आपने उसको ओपन छोड़ दिया है, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो फिर ये डिसीजन भी कौन सा पेपर कब पढ़े उसको। देखिए सिंपल डिसीजन आपसे कराता हूँ, सिंपल, बड़ी रॉकेट साइंस नहीं, वरना आप कहेंगे सर आप बड़े हैं, आप तो जो कहेंगे हमने यस ही करना है। छोटा सा सवाल, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ने कॉस्ट अकाउंटिंग पहले पढ़ी, एमएफए बाद में पढ़ी। दूसरे चार्टर्ड अकाउंटेंट ने एमएफए पहले पढ़ी, कॉस्ट अकाउंटिंग बाद में पढ़ी। दोनों में फर्क है? खुद बताएं, कॉमन सेंस क्या है? हाँ पास हो गए दोनों। ये बात नहीं समझ आती, मतलब हम नहीं समझा पाते, कोई मसला है हमारे समझाने में, हम नहीं समझा पाते कि भाई कोई फर्क नहीं, स्टूडेंट को फैसला करने दो, स्टूडेंट को फैसला कर दो। पर नहीं छोड़ो इसको, बात छोड़ो। देखिए कमेंट करना है हमने, सिर्फ प्रोफेशनली करना है, पर्सनली नहीं करना है। अच्छा, प्रीवियस कंसेप्ट, क्या इस सब्जेक्ट में कुछ ऐसे कंसेप्ट हैं जो आप प्रीवियस कहीं से सीख चुके होंगे? बिल्कुल है, मैनेजेरियल वाले पोर्शन में भी है, फाइनेंस वाले पोर्शन में भी है। PRC2 QM याद है? QM में वो कौन कौन, अगर आपने किताब रखी हुई है आज जाके प्रैक्टिस कर लीजिएगा, या कल या परसों या जब टाइम मिले। मार्कअप फ्रॉम कॉस्ट एंड सेल प्राइस, क्या वो सेल प्राइस से कॉस्ट, कॉस्ट से सेल प्राइस, प्रॉफिट मार्जिन, मार्कअप, वो याद है? वो कंसेप्ट इधर इस्तेमाल होगा। आसान था कि मुश्किल था? डिस्काउंटिंग करनी आती है? अच्छा, मैं पुराने ज़माने का स्टूडेंट था तो मुझे एक स्टूडेंट ने फिर सिखाया कि डिस्काउंटिंग कैसे करते हैं। मैं डिस्काउंटिंग पता कैसे करता था? साल बाद 100 रुपया मिलेगा, डिस्काउंट रेट 10% है, मैं क्या करता था 100 डिवाइडेड बाय 1.1 पावर 1, या सिर्फ 100 डिवाइडेड बाय 1. डिस्काउंटिंग इससे भी हो जाती है। कहने लगा सर ये पुराना तरीका है, अब क्या है 100 मल्टीप्लाइड बाय 1.1 पावर -1 करें ना, ये डिवाइडेड बाय क्या होता है? ठीक है, तो मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर कभी रवानी में मैं 100 डिवाइडेड बाय 1.1 कर दूं ना, तो आप मुझे बता दीजिएगा, या आप समझ आइएगा कि ये डिवाइड करके 1.1 की पावर +1 वो भी वही है, और मल्टीप्लाई करके 1.1 की पावर, लेकिन वो चूंकि एक सीधी लाइन बन जाती है तो स्टूडेंट को वो आसान लगता है, तो वो ठीक है। ये थोड़ा सा जनरेशन गैप आया करेगा मेरी कैलकुलेशन में, और मैं कोशिश करूंगा ना आए, आपकी टेक्निक में अडॉप्ट कर लो। डिस्काउंटिंग और नेट प्रेजेंट वैल्यू, भाई डिस्काउंटिंग के बाद अगला काम नेट प्रेजेंट वैल्यू होता है। एक फिगर को आप प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करें वो डिस्काउंटिंग है, और डिफरेंट कैश फ्लो जो हो हर एक साल की, ईयर 1 की लादा, ईयर 2 की लादा, ईयर 3 की लादा, उसके बाद ओरिजिनल कॉस्ट से माइनस कर दें, वो क्या है? नेट प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू और नेट प्रेजेंट वैल्यू में क्या फर्क है? उसमें कॉस्ट माइनस नहीं होती प्रेजेंट वैल्यू में, नेट प्रेजेंट वैल्यू माइनस होती है। भाई ये सीखा हुआ है आपने, ये QM में सीखा था, ये आपकी किताब खोल के ना QM की, तो मैंने चेक किया हुआ है, आपको मुकरने नहीं देना मैंने, कोई मुकरा तो मैं किताब खोल चेक भी करवा दूंगा। ये कहाँ है? इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न IRR, NPV के बाद एक NPV कैलकुलेट करें तो NPV, 2 NPV कैलकुलेट कर लें, IRR कैलकुलेट कर, IRR कैलकुलेट करने के लिए 2 NPVs कैलकुलेट करना पड़ती है, ऐसा ही है ना? है वही, कोई अलग टेक्निक नहीं है। 2 दफा NPV कैलकुलेट कर लें, IRR फार्मूले से कैलकुलेट कर लेते हैं, वो कैलकुलेट करवाएगा। फिर इकोनॉमिक्स, PRC में इकोनॉमिक्स भी पढ़ी थी ना आपने, उसमें इकोनॉमिक इंडिकेटर वाला कंसेप्ट था, वो GDP वाला कंसेप्ट था, इन्फ्लेशन वाला, अनएम्प्लॉयमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट, कुछ भूल गए होंगे मुझे पता, पक्का पता, लेकिन कुछ मिलती जुलती चीज पढ़ी थी, ये तो याद आ रहा है ना हल्का हल्का। ये इधर फिर पढ़े। फिर इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, इसमें इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर करना सीखा, ये हमारे बजटिंग में काम आएगा। वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट करना सीखा, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में काम आएगा। PRC5 इंट्रोडक्शन टू बिजनेस, सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस सीखा। ये स्टूडेंट बताने लगे सर, कहने के सर ये तो हमने सीला में भी सीखा, सोर्सेज ऑफ बिजनेस, शेयर कैपिटल के जरिए से, डिबेंचर के जरिए से, डिबेंचर रिडीमेबल होता है, रिडीमेबल होता है। मैंने कहा इतना डिटेल में पढ़ लिया, रिडीमेबल और इरिडीमेबल भी पता है आपको? पक्की बात है। ये रिडीमेबल और रिडीमेबल मैं समझता था इंतहाई मुश्किल कंसेप्ट होगा समझाने के लिए, पहले पढ़ा हुआ आपने, ये तो मेरी याशी हो गई कि मुझे ज्यादा आपको एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा। वैसे
उतना ही करना पड़ेगा, ये मुझे पता है, लेकिन फिर भी सोर्स FR1 में भी सिखाते हैं बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ आईटी सिस्टम, ये भी सिखाते थे आईटी सिस्टम में, डाटा वगैरह। और क्या सिखाते हैं? बस मुझे इतना ही आईटी में, मुझे सिर्फ इतना ही याद था, जब मैं पेपर दे के आया था ना, इस हमारे ज़माने में होता था फाइनल लेवल का आईटी का पेपर, जब पेपर दे के आया था मुझे सिर्फ एक ही सवाल याद था, एक दिन के बाद सब भूल गया, डाटा और इंफॉर्मेशन में क्या फ़र्क है, बस ये याद था, बाकी कुछ याद नहीं था। ठीक है, आपको वो भी नहीं याद? आईटी हमारी फील्ड नहीं है ना, हमारी फील्ड है मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन दे दो हम कर लेंगे, लेकिन याद रखें आज के दौर में आईटी हर फील्ड में आ चुकी है। ठीक है, हर फील्ड के साथ ये इंटीग्रेट हो चुकी है। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट काउंटिंग में वेरिएबल एंड फिक्स कॉस्ट का कंसेप्ट पढ़ा है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कंसेप्ट पढ़ा है। ये सबसे ज्यादा मुश्किल साबित होता है स्टूडेंट के लिए समझने के लिए जिन्होंने कॉस्ट ना पढ़ी हो, लेकिन जिन्होंने पढ़ी हो उनको सिर्फ कुछ मजीद एग्जाम्पल से रिफ्रेश करना पड़ता है, कंसेप्ट के ऊपर गर्द गबार जमा होता है, सिर्फ उसको साफ। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस, अच्छा आप देखिए मैं एक स्टेटमेंट बोलने लगा हूं, अगर तो आपने समझ लिया इसका मतलब मैं मान जाऊंगा आपने ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पढ़ा हुआ है, अगर नहीं समझ आई तो इसका मतलब है आपके टीचर ने सही नहीं पढ़ाया। हाँ बिल्कुल, स्टेटमेंट सुन लें, आपने देखना है ये सही है कि गलत है। मटीरियल प्लस लेबर प्लस FOH इज इक्वल टू मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट प्लस ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस लेस क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, फिर कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड ऐड ओपनिंग फिनिश गुड माइनस क्लोजिंग फिनिश गुड इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। भाई ये फॉर्मेट याद है आपको? ये ले, शाबाश, आपके उस्ताद ने भी सही पढ़ाया, आपने भी सही पढ़ा, शाबाश। ठीक है, अब सर को ये बता देना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये वो टॉपिक्स हैं जो आपने पहले पढ़े हुए हैं, MFA में यूज होंगे। अब मुझे बताइए क्या मुझे ये टॉपिक्स पढ़ाने चाहिए? हाँ जी बिल्कुल, नहीं रिवाइज नहीं, पढ़ाने चाहिए, पढ़ाने चाहिए। ये सिर्फ आपको साइकोलॉजिकली ये बताने के लिए कि जब ये टॉपिक आए ना, पत्नी को पता चल जाए ना ये मैंने पहले किया हुआ है, तो बंदा सोचता है हाँ मैंने पहले किया अब भी कर लूंगा, साइकोलॉजिकली एक कॉन्फिडेंस आ जाता है। जब कोई नई चीज आती है ना तो जेहन में होता है पता नहीं मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, पता नहीं आसान है कि मुश्किल है, पता नहीं मुझे समझ आती है कि नहीं समझ आती। लेकिन जब कोई कंसेप्ट सिखाने से पहले ये बता दिया जाए ये पहले पढ़ा हुआ है तो कॉन्फिडेंस लेवल ऑटोमेटिकली हाई। तो ये सिर्फ आपका कॉन्फिडेंस लेवल के लिए आपको बताया है, वरना ये सारी चीज़ मेरी जिम्मेदारी है और मैंने आपको ये पढ़ानी है। इसके बाद क्या आपको बताया जाए? हाँ, आपके पास 2 सेट होंगे बुक्स के, एक ICAP की बुक का होगा, एक इंस्ट्रक्टर बुक का होगा। नॉर्मली मेरे जो दूसरे ये सब्जेक्ट आपको पता है ये कब आया? ये 2 साल पहले आया सब्जेक्ट, ठीक है। और इसमें जो फर्स्ट टाइम बुक मैंने लॉन्च की थी वो पिछले सेशन में की थी, उससे पिछले सेशन में बीटा वर्जन था, जो कमर्शियल यानी ट्रायल वर्जन, जो कमर्शियली पहला एडिशन था वो प्रीवियस एडिशन में था। इस सेशन में सेकंड एडिशन आएगा। मेरे जो दूसरे सब्जेक्ट्स हैं उनमें मैं ये स्टूडेंट्स को कहता होता हूँ कि पढ़ना चाहें तो पढ़ें, वरना ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो 10-10, 12-12 एडिशन हो चुके हैं, जो उसमें कमी बेशी थी सीधी पदरी हो चुकी है। लेकिन ये चूंकि अभी सेकंड एडिशन है, देखिए इंसान है ना, नेचुरल है, स्टेप बाय स्टेप सीखता है, तो मैं स्टेप बाय स्टेप सीख रहा हूँ, तो कोशिश करके काफ़ी हद तक चीज़ें स्ट्रीमलाइन कर दी है। लेकिन फिर भी चूंकि अभी इनिशियल है ना, तो अगले 1-2 एडिशन तक आपके लिए ये रिक्वायर्ड होगा कि आप दोनों को यूज़ करें, दोनों को यूज़ करें। यानी प्रैक्टिस करना, याद करना है आपने इंस्ट्रक्टर बुक से जो आपको दी, फिर उसके बाद ICAP की बुक एक दफ़ा रीड करना लाजमी है। ये ना समझेगा 2 दफ़ा मेहनत करवा रहा हूँ, सिर्फ रीड करनी है ये देखने के लिए कि चैप्टर में सारी चीज़ें सर ने कवर करवा दी हैं कि नहीं करवाई। अगर कोई चीज़ रह गई है तो फिर आपने मुझे बता देना है। क्लियर? तो एक दफ़ा ICAP की बुक की रीडिंग घर में बैठ के रीडिंग करनी है आपने, लेकिन एक दफ़ा रीडिंग याद नहीं करना ICAP से। याद कहाँ से करना? ICAP की बुक की वर्डिंग ऐसी होती है, याद करना बहुत मुश्किल होता है। याद आपने इंस्ट्रक्टर बुक से करना है, कंसेप्ट उधर से करने हैं, सिर्फ रीडिंग करनी है कंप्लीटनेस को इंश्योर करने के लिए कि कोई टॉपिक रह तो नहीं गया। ठीक है, अब ये चाहे मैं किसी चैप्टर में बताना भूल जाऊं, लेकिन ये अंडरस्टूड है, आज पहले दिन आपको बता दिया है
कि आई कैप की बुक को भी एक दफ़ा रीड, हो सकता है इधर 12 क्वेश्चन हो फाइनेंस के किसी पोर्शन में, मैं इधर 10 क्वेश्चन आपको करवाएं, 2 क्वेश्चन मैं भूल गया हूँ क्योंकि वो एंड पे नहीं, वो चैप्टर के दरमियान में थे, तो आपने फिर उसको पढ़ के मुझे बताना सर ये 2 क्वेश्चन रह गए, ये भी करवाएं, कह देंगे जी, ठीक है। ये 1-2 एडिशन तक मजीद ये प्रॉब्लम आई, फिर जब मेरी तसल्ली हो जाएगी फिर मैं स्टूडेंट को वही स्टेटमेंट दिया करूँगा, क्या भला चाहे पढ़े चाहे ना पढ़े रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन इस क्लास MFA के लिए आई कैप की बुक भी रिक्वायर्ड है, लेकिन पढ़ना है, याद इधर से करना, क्रॉस चेक के लिए। हाँ, चैप्टर खत्म होने के बाद पढ़े या हर लेक्चर के साथ, मैं आपको रेफरेंस हर लेक्चर के साथ दूंगा, हर लेक्चर के साथ भी पढ़ सकते हैं, लेकिन बेहतर है चैप्टर खत्म होने के बाद पढ़े। नहीं, एक स्टूडेंट नहीं पढ़ लिया करे, वही बता दिया करे, सब ने, हाँ जी, सब ने पढ़ना है। अच्छा, ये सारी चीज़ें हो गई, ये कुछ स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस है, ये मम्मी मैं हर लेक्चर में बताता हूँ, ये पढ़ लीजिएगा। ये सिर्फ सबसे अहम एक ही है, मोबाइल फ़ोन से दूर रहें, जो आपने कोई नहीं रहना और उससे नुकसान पहुंचाना है आपको। नंबर ऑफ लेक्चर तकरीबन 100 के करीब होंगे। हमारा एस्टिमेटेड डेट ऑफ कंप्लीशन होगी 20 जुलाई। लेक्चर की ड्यूरेशन जो है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्या है जी, की टू सक्सेस इज प्रेयर, क्योंकि कामयाबी नाकामी किसके हाथ में है, अल्लाह ताला के हाथ में। देखिए कोई चीज़ रह तो नहीं गई, कंपेयर करके देखिए जो माइंड मैप शेयर किया है, सारी बातें डिस्कस हो गई हैं, चलिए ठीक है। अच्छा आप सुन लीजिए कि कुछ रिसोर्सेज मैं आपके साथ वक्तन फ़क्तन शेयर करूंगा। एक चीज़ आपको ड्यूरेशन बताई गई है 1.5 घंटा की, ठीक है, लेकिन अमूमी तौर पे जो हमारे फाइनेंस वाले पोर्शन के लेक्चर्स होंगे ना, इनकी ड्यूरेशन तो 1.5 घंटा होगी। जो मैनेजेरियल पोर्शन वाले लेक्चर्स होंगे इनकी ड्यूरेशन लगभग 1 घंटा होगी, 1 घंटा होगी, ठीक है। तो वो मैंने फिर उसको 1.5 घंटा इसलिए करवाया क्योंकि फाइनेंस की ड्यूरेशन 1.5 घंटा, और होगा कुछ इस तरीके से कि वो जो ऊपर वाला 1 घंटा होगा ना मैनेजेरियल में, उसमें हम कोई पास्ट पेपर की केस स्टडी प्रैक्टिस कर लेंगे, कोई फाइनेंस पोर्शन का क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे, क्योंकि ऐसा तो नहीं है ना कि जब मैनेजेरियल पोर्शन कर रहे हैं तो फाइनेंस पोर्शन को हाथ नहीं लगाना। जब फाइनेंस पोर्शन कर रहे होंगे तो मैं इक्का दुक्का के होम असाइनमेंट में मैनेजेरियल के क्वेश्चन भी दे दूंगा, जब मैनेजेरियल कर रहे होंगे इक्का दुक्का फाइनेंस के भी आ जाएंगे, क्योंकि एग्जाम में भी तो इसी तरह एक ही सीटिंग में दोनों टॉपिक्स नहीं करने, क्या लहदा दिन पेपर होगा, एक ही सीटिंग में। क्लियर जी। अच्छा अब ना जो कंसेप्ट्स मैं आपको सिखाऊंगा, मैं कोशिश करूंगा कि हर लेक्चर में, वरना फ्रीक्वेंटली हमारा एक ऑनलाइन क्विज हो जाया करे, वो मेंटी के साथ अगर आप फेमिलियर हैं उससे, ताकि मुझे पता चल जाए कि मैंने इस लेक्चर के अंदर जो मेन कंसेप्ट सिखाने थे वो आपने पिक कर लिए हैं कि नहीं कर लिए। तो अगर इजाज़त दें तो एक छोटा सा क्विज हो जाए 10 मिनट का, 10 मिनट का, हाँ शाबाश। तो ऐसा कीजिए, ऐसा कीजिए, अपने मोबाइल जो है वो निकालिए और पैकेज अपना एक्टिवेट कर लीजिए, पैकेज अपना एक्टिवेट कर लीजिए, नहीं तो दोस्त से मांग लीजिए। नहीं नहीं मेरा कोई पैकेज नहीं है, पैकेज है मेरा, शेयर करने के लिए नहीं है, मेरा सिस्टम बैठ जाना है। एक्सप्लोरर पे जाइए, वहाँ पे टाइप कीजिए menti.com, MENTI, menti.com, मेंटी, सेंटी नहीं मेंटी, जी बुक अभी नहीं, बुक को थोड़ा टाइम लगे, लेकिन आपको चैप्टर नोट्स वगैरह शेयर कर दिए जाएंगे, वो आप बेफिक्र हैं। जी menti.com पे आ गए आप। इसमें अब आपने एक बॉक्स नज़र आ रहा होगा आपको, इस बॉक्स में आपने कोड एंटर करना है 15993455। तो आपके सामने कुछ इस तरह का लिखा नज़र आ जाएगा, कैफ 6 अगर लिखा नज़र आ गया इसका मतलब आप सही जगह पे लैंड कर गए। कप भी आ गया,
हाँ कब, शाबाश, वही कप वाली बिल्कुल ठीक है। ये आगे चलिए, अच्छा आप सुन लीजिए, इसका पर्पस क्या होता है। इसका पर्पस बेसिकली ये है कि आप लोगों की रीडिंग स्पीड भी बढ़े और आप लोगों के कंसेप्ट्स भी रिवाइज हो जाए और आप क्विक डिसीजन मेकिंग करने के आदी हो। ठीक है, हाउ टू प्ले खेलना कैसे है आपने, इसमें menti.com पे आप जाएंगे और एंटर द कोड शोन अबव, ये 159934। अच्छा, ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स आपके लिए ये अलग से अवेलेबल किया जाएगा, क्योंकि ये एक लाइव क्विज होता है, जब तक क्लास चलेगी ये क्विज चलेगा, क्लास बंद क्विज बंद क्लोज हो जाता है। लेकिन ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स के लिए उसके बाद अवेलेबल कर दे, आप जब उसके बाद एक्सेस करेंगे ओपन नहीं होगा, लेकिन ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स जब उसके बाद भी एक्सेस करेंगे, जो उनको लिंक दिया जाएगा फिर ये ओपन होगा, लिंक के जरिए से होगा, कोड के जरिए से नहीं। लाइव चल रहा हो तो कोड के जरिए से ओपन होता है, जब लाइव क्लास खत्म हो जाए फिर लिंक के जरिए से ओपन होता है। नो क्वेश्चन है, सिर्फ क्वेश्चन आपका सही भी होना चाहिए और फास्ट भी होना चाहिए, आपको पॉइंट्स ज्यादा मिलेंगे। क्वेश्चन सामने डिस्प्ले पे आएगा 5 सेकंड के लिए, फिर उसके बाद ऑप्शंस आएंगी, आपने सही ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। जो टॉप 5 स्टूडेंट्स होंगे उनको 50 रुपीज, भैया है अरेंजमेंट, बजट है, हाँ खजानों के मुंह खोल दीजिए। टॉप 5 स्टूडेंट्स को 50 प्राइस नहीं, इसके लिए IMF से लोन लेने की जरूरत नहीं है, हमारे अपने रिजर्व मौजूद है। 100 रिवीजन होती है, इसमें रीडिंग स्पीड इंक्रीज होती है, क्विक एनालिसिस होता है। चलिए जी, पहला क्वेश्चन ये रहा आपके मोबाइल की स्क्रीन पे, करें स्टार्ट, तैयार हैं? पहला क्वेश्चन ये रहा, तो देखते हैं आपने ध्यान से सुना है कि नहीं। अलग-अलग शीट पे अटेम्प्ट करने हैं कि सेम पे, मतलब जो पूरी शीट होती है, पेज नहीं, सेम शीट पे अटेम्प्ट। पहले याद रखे असूल ये होता था, जब ये MFA का पेपर लॉन्च होता था तो पहली 2 अटेम्प्ट में असूल ये होता था कि मैनेजेरियल पोर्शन के आपको 2 एक नहीं 2 शीट्स मिलती थी। मैनेजेरियल पोर्शन अलग शीट पे करना होता था, फाइनेंस अलग शीट पे। अब ये रूल नहीं है, अब दोनों क्वेश्चंस एक ही आंसर शीट पे करेंगे। आंसर शीट जो पूरा 10 12 15 20 सफ़े मिलते हैं आपको, उसको बोल रहा हूँ, एक ही पे, हाँ वो एक ही होती है, हर पेपर में एक ही होती है, इसमें भी एक ही होगी। यही बताना था, यही बताना था, नहीं मैंने कोई मिस स्टेटमेंट नहीं की है भैया। क्या वो सेम आंसर शीट पे अटेम्प्ट करना होता है? यस, सेम आंसर शीट पे अटेम्प्ट करना होता है। ओके ओके ओके, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम, इसको अभी ठीक कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम। ये ले, ये हो गया, ये हो गया, ये लीजिए भाई, अब ठीक है। इतनी सी बात थी, छोटी छोटी बातों पे परेशान हो जाते हैं आप। तो इससे हमने क्या सीखा कि मैनेजेरियल पोर्शन फाइनेंस पोर्शन एक ही आंसर शीट पे करना है। दूसरी चीज क्या सीखी, चाहे पहले जो मर्जी कर लें, चाहे एक क्वेश्चन पहले मैनेजेरियल का कर लें, फिर अगला क्वेश्चन फाइनेंस का, फिर अगला क्वेश्चन मैनेजेरियल का, फिर 2 फाइनेंस के, फिर 3 मैनेजेरियल के, फिर 1 फाइनेंस का, आपकी मर्जी। क्लियर होगी ये बात? आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये रहा, कह रहा है सेक्शन बी में सिर्फ न्यूमेरिकल क्वेश्चन टेस्ट होंगे, रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन टेस्ट नहीं होंगे। सही कह रहा है? गलत कह रहा है, ज्यादातर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होंगे, लेकिन अगर आई कैप का दिल चाहे तो वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी, थ्योरी भी पूछ सकता है, थ्योरी भी पूछ सकता है। वर्किंग कैपिटल को मैनेज करने के लिए स्ट्रेटजीज बताइए, वर्किंग कैपिटल फाइनेंस पोर्शन है, स्ट्रेटजीज थ्योरेटिकल, ठीक है। फाल्स एग्जामिनर पे
हो दिल करेगा तो पूछ लेगा, नहीं दिल करेगा तो नहीं पूछेगा। जब पास की प्रैक्टिस करेंगे फाइनेंस वाले टॉपिक्स की, उसमें आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, ये रहा जी क्वेश्चन 3। दो पोर्शन है, मैनेजेरियल और फाइनेंशियल। हाँ करंट का, क्या आपको एक ही टीचर पढ़ाएगा दोनों सेक्शन या के डिफरेंट टीचर? करंट सिचुएशन में सेम टीचर भाई मैं ही पढ़ाऊंगा, ठीक है जी, सेम टीचर, डिफरेंट टीचर नहीं भाईजान। ये अपना कंसर्न। आगे चलते हैं जी, क्वेश्चन 4, ये रहा जी क्वेश्चन 4 आपके सामने। आई कैप के हिसाब से और करंट स्कीम के हिसाब से। इट इज रिक्वायर्ड टू फर्स्ट स्टडी कैप 3 CMA बिफोर अटेम्प्टिंग कैप 6 पेपर, ट्रू और फॉल्स? ट्रू। फॉल्स नहीं भाई, ट्रू है। पहले CMA पढ़ेंगे फिर कैप 6 पढ़ सकते हैं, उसके बगैर नहीं। पेपर देने के लिए, स्टडी करने के लिए स्टडी करना जरूरी है, और अगर आई कैप में पेपर देना है तो फिर पास करना जरूरी है। अब आप में से कितने स्टूडेंट जिन्होंने पास किया हुआ है, लेकिन पढ़ रहे हैं ना, एक दो के अलावा और कोई भी नहीं है, लेकिन पढ़ रहे हैं ना, ठीक है, क्योंकि अभी रिजल्ट आने वाला है। या दूसरे लफ्ज़ों में कह लें कि अगर तो आपका CMA पास है या रिजल्ट वेटिंग है, फिर आप MFA पढ़ सकते हैं, वरना नहीं पढ़ सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, in making business decisions only financial factors are relevant? True or false? False। बहुत ही कोई मादियत परस्त लोग हैं ये लोग, सिर्फ फाइनेंशियल डिसीजन नहीं बल्कि नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स, फाइनेंशियल के साथ नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स को भी कंसीडर करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, ये रहा जी। इनिशियल फेलियर ऑफ मैकडोनल्ड इंडिया इज एन एग्जांपल ऑफ। मोबाइल पे आपको ठीक नजर आ रहा होगा फॉन्ट साइज, सामने स्क्रीन पे ऑप्शन थोड़ी छोटी है। इग्नोरेंस ऑफ फाइनेंशियल फैक्टर्स नहीं, इग्नोरेंस ऑफ टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स नहीं, इग्नोरेंस ऑफ लीगल फैक्टर्स नहीं, या इग्नोरेंस ऑफ सोशल और कल्चरल फैक्टर्स। ये एनिमल फैक्टर्स नहीं, सोशल फैक्टर्स कहते हैं या कल्चरल फैक्टर कहते हैं, ठीक है। हमारे यहाँ कुछ चीज़ों की डिमांड पाकिस्तान में ईद पे बढ़ती है, और इंडिया में कब बढ़ती है? जब उनकी होली दिवाली होती है तब, ठीक है जी। आगे चलते हैं जी, नहीं अभी ख़त्म नहीं हुआ भाई, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 7। In most times we will have 1 mark, but some may have 1.5 or 2 marks. ये छोटे छोटे कंसेप्ट्स हैं, लेकिन ये आपको पता होना ज़रूरी है कि पेपर किस तरीके से आएगा, कितने सेक्शन होंगे, किस तरह के क्वेश्चंस होंगे। तो सारे एक नंबर के क्वेश्चन होगा क्या? नहीं, जो थोड़े कैलकुलेशन वाले या मुश्किल क्वेश्चन होंगे वो 1.5 या 2 मार्क्स। तो हाँ, ये एक देशद्रोही है हमें। क्वेश्चन 8, हाँ जी, these टॉपिक्स, कुछ टॉपिक्स तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। This topic will not be repeated by your teacher या will again be taught by your teacher?
विल नॉट बी रिपीटेड, ना पढ़ाऊं मैं, जो आप पहले पढ़ चुके, क्या पढ़ाऊं, तो शुड बी रिपीटेड, विल अगेन बी टॉट, बिल्कुल वो हम पढ़ेंगे। लास्ट क्वेश्चन, हाँ तो अगर एक किताब पढ़ी तो दूसरी की क्या जरूरत है, रीड करनी है कंप्लीटनेस इंश्योर करने के लिए, याद नहीं करनी, क्वेश्चन दोबारा नहीं करने, वही क्वेश्चन उधर है वही क्वेश्चन उधर है कि दोबारा क्वेश्चन करना होगा, वो कर लिया, सिर्फ चेक करना है कि ये क्वेश्चन करवा लिया कि नहीं सर ने, ये क्वेश्चन करवा लिया कि नहीं, तो काम तो नहीं ना बढ़ेगा, डबल काम तो नहीं ना होगा आई क्या बुक पढ़ने से, सिर्फ कंपेयर करना है कंसेप्ट सर ने पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया। अगर कोई कंसेप्ट नहीं पढ़ाया तो आपने खुद से नहीं पढ़ना, वो आपने मुझे बताना है, ठीक है। तो काम आपका डबल नहीं होगा, सिर्फ आपने चेक करना है आई की बुक के साथ कि सारे कंसेप्ट्स कवर हो गए हैं कि नहीं। चलिए अब हम प्राइस, बिल्कुल भैया ले आए प्राइस, शाबाश शाबाश। तो फर्स्ट पोजीशन पे हमारे कौन है, हाँ भैया अपना नाम या CRN, ये दो, वरना आइंदा से प्राइस नहीं मिलेगा जी। फर्स्ट, अच्छा आपके मोबाइल पे वो आपका पोजीशन डिस्प्ले हो रही होगी, ऐसा ही है, जिनकी टॉप 5 में से कोई पोजीशन है ना, वो अपना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वो अपना स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि किसकी फर्स्ट पोजीशन है, आपकी फर्स्ट पोजीशन है शाबाश। ये क्या शजीउल हसन नाम है आपका, शाबाश, प्राइज दीजिए उनको, फर्स्ट पोजीशन वाले को। और फिर उसके बाद रोनाल्डो भाई सेकंड पोजीशन, शाबाश रोनाल्डो को भी दीजिए। थर्ड पोजीशन किनकी है, मोहम्मद हसनैन, शाबाश, मोहम्मद हसनैन भाई को भी दीजिए प्राइज। 150 का था, 100 तो खुदा का होफ कर क्या हो गया, वो इफ्तारी कहाँ से करेंगे। फोर्थ पोजीशन अबादुर रहमान, शाबाश। और फिफ्थ पोजीशन पे कौन है, फिफ्थ पोजीशन पे गर्ल्स में से कोई पोजीशन नहीं है, नहीं आपने अटेंड भी किया कि पार्टिसिपेट भी किया कि कोई नहीं किया, नहीं किया, चलिए कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए। हाँ हम पहले फाइनेंशियल पढ़ेंगे या कि मैनेजरियल पढ़ेंगे, ये मेरी जजमेंट होगी। स्टार्ट हम फाइनेंशियल से करेंगे। फाइनेंशियल में हमारा सोर्सेज ऑफ फाइनेंस का टॉपिक होगा, उसके बाद कॉस्ट ऑफ फाइनेंस, ये करेंगे, लेकिन थोड़ा मिक्स होता जाएगा, 2-3 चैप्टर फाइनेंस के पढ़ के फिर मैनेजरियल के 2-3 चैप्टर फिर फाइनेंस के, इस तरीके से, ताकि आपकी दोनों की प्रैक्टिस होती रहे। और ये भी होगा जब फाइनेंस पढ़ा के मैं मैनेजरियल में जाऊंगा ना, तो मैनेजरियल के लेक्चर के दौरान में होम असाइनमेंट में फाइनेंस का क्वेश्चन भी आपको मिलता रहेगा, ताकि आपकी तकरीबन हर रोज दोनों पोर्शन की प्रैक्टिस होती रहे, फाइनेंस की भी और मैनेजर, क्योंकि ICAP ने भी ऐसे ही करना है ना, 3 घंटे के अंदर दोनों स्किल आपकी टेस्ट करने हैं, ठीक है। तो वो मेरी जजमेंट होगी, 2-3 चैप्टर फाइनेंस फिर मैनेजरियल फिर फाइनेंस, इस तरीके से। और कोई क्वेश्चन, पासिंग परसेंटेज क्या है, 50%, और दोनों सेक्शन में से अलग-अलग पास होना रिक्वायर्ड नहीं है, इन एग्रीगेट 50%। ये ICAP की जो अनाउंस पॉलिसी है वो है, एक्चुअल भी हो सकता है यही हो जी। चलिए आज का लेक्चर फिर यहाँ पे ख़त्म करते हैं, अल्लाह हाफिज़।